नमस्ते, आप सबका स्वागत आज के इस कार्यक्रम में। और कल जो हमने शंकर शरण जी के साथ चर्चा की थी, उस समय समाचार आया था कि नुपुर शर्मा ने एक अनकंडीशनल अपॉलॉजी दी है कि उन्होंने पैगंबर के बारे में या वो जो टिप्पणी की थी वो ठीक नहीं थी। और उसके बाद से अलग अलग तरह के तर्क आ रहे हैं कि ऐसा क्यों किया गया भाजपा के द्वारा, जो सेंट्रल बीजेपी है उसके द्वारा क्यों किया गया, या किसी प्रांतीय समिति के द्वारा क्यों किया गया। तो अलग अलग तर्क आ रहे हैं, लेकिन इसमें एक राष्ट्र के रूप में, एक देश के रूप में, जैसा मोदी जी कहते हैं कि हम वो देश बनेंगे जो ना तो किसी को आंख दिखाता है और ना किसी से आंखें झुकाता है। लेकिन कल से जो घटनाक्रम हम देख रहे हैं उसमें लगता नहीं कि ये बात में कुछ दम है, वो एक जुमला ज्यादा लग रहा है, क्योंकि ऐसा प्रत्यक्ष दर्शा जिसे कहते हैं प्राइमा फेसाई, ऐसा लगता है कि दो चार पिद्दी से देशों ने कोई आंख दिखाने की कोशिश की और हम इतना बड़ा देश, इतना बड़ा राष्ट्र होते हुए डर के, खिसिया के, घबरा के एकदम बैकफुट पे आते हैं और इस तरह का एक निर्णय लेते हैं जिससे कहीं ना कहीं भारत की साख को, सनातन धर्म की साख को, हिंदुओं की साख को बहुत बट्टा लगा है। तो इस पर आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि मैं बहुत सारे स्वयं सेवकों से बात कर रहा था और बहुत रोष है उनमें कैसा कैसे किया जा सकता है। तो राजेश कुमार सिंह जी हमारे साथ पहले जुड़े हैं, आप उनसे परिचित हैं। वो संघ से बहुत लंबे समय से जुड़े रहे हैं और उनके मन में भी कुछ ऐसी ही विचार हैं। तो आज हम उनसे बात करेंगे कि ये जो किया गया उसके एक तो जिसे शॉर्ट शॉर्ट टर्म चेंजेस होते हैं, शॉर्ट टर्म परिणाम क्या होंगे, और दूरगामी परिणाम जो लॉन्ग टर्म चेंजेस हैं वो क्या होंगे, उस पर बात करेंगे। तो जरा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर लें ताकि और लोग जुड़ सकें। जी, स्वागत है राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। राजेश जी, ये जो कुछ हुआ है, मन बहुत दुखी है, बहुत आहत है। इससे, इसके अतिरिक्त और कोई चीज माइंड में आती नहीं। और मैं देख रहा हूँ कि लगभग पूरे देश में यही जो एक विचार है, यही जो एक भाव है वो व्याप्त है। तो अनएक्सपेक्टेड मुझे तो लगा। कल शंकर शरण जी से जब बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि उनके लिए तो एक कतई अनएक्सपेक्टेड नहीं है, क्योंकि जिस ट्रैक पर बीजेपी चल रही है, जनसंघ से इनका परिवर्तन बीजेपी में हुआ और जैसे वो चल रहे हैं, जिस तरह का वो काम कर रहे हैं, वो कहीं भी ऐसा क्लेम नहीं करते कि वो हिंदू हित की बात करेंगे, सनातन धर्म के हित पे काम करेंगे। वो एक सेक्युलर टाइप अपनी प्रोजेक्शन करते हैं। लेकिन हम जो उनके मतदाता उनको वोट देते हैं, जिनके मन में कहीं ना कहीं ये पीड़ा है कि हमारा जो सनातन धर्म है, हमारी जो सभ्यता है, वो विनाश की कगार पर जा रही है, हजार वर्षों से हमले हो रहे हैं और जा रही है। तो हम अपनी एक प्रोजेक्शन वहां देख लेते हैं कि यार ये हमारे सीवियर्स हैं, ये हमें बचाएंगे। तो ये उनका उनका आकलन था ऐसा। तो आप इसे कैसे देखते हैं? शंकर शरण जी का कार्यक्रम मैंने देखा नहीं है तो मैं पूरी तरह से नहीं कह सकता, लेकिन जो जनरली सामान्य तौर पर शंकर शरण जी जिस प्रकार के उनके विचार हैं और जो उनके जो जहाँ से वो मूल प्रेरणा लेके सारी बातें कहते हैं, और वैसे मधु जी भी हैं, ये सारे लोग अपने इनके अपने दृष्टिकोण बने हैं और कई उसके पीछे कई कारण हैं उन दृष्टिकोणों के। मैं उसको 100% तो सही नहीं मानता, लेकिन उस सीमा तक मैं सही मानता हूं कि कहीं ना कहीं जिसे हम कहते हैं कि दोमुहापन, जो कि एक हिपोक्रेसी वाला जो मुद्दा है, उस मामले में वो सही है। और मैं उसके साथ एक और शब्द जोड़ दूंगा कि थोड़ी कायरता, संघ और संघ के अनुषांगिक संगठनों के नेतृत्व में एक कायरता का भी एक समावेश हो जाता है कई बार। तो ये परिस्थिति बनती है। लेकिन ये कहना कि लोग अगर ये सोच के चलते हैं कि बीजेपी या उसके पहले जनसंघ या संघ जो है उसका हिंदू हितों से उसका कोई सरोकार नहीं है, तो मैं इसको नहीं मानता। क्योंकि
मैं एक स्वयंसेवक रहा हूँ, मैं संघ की शाखाओं में जाता रहा हूँ, और अगर हिंदू सरोकारों के प्रति और हिंदू संस्कृति और सभ्यता के प्रति अगर मेरा जुड़ाव और ये सब कुछ है, तो उसके लिए मैं संघ को ही उसका श्रेय देता हूँ। तो एक स्वयंसेवक के नाते मैं ये बता रहा हूँ आपसे। तो अगर वो स्वयंसेवक रहे हैं तो उनकी धारणा संभवतः मुझसे मेल खाती है। अगर नहीं रहे हैं तो वो जो बाकी लोग रहे हैं, जो बाकी विचारक रहे हैं, जो हिंदू विचारक रहे हैं, उनकी बातों को वो स्वीकार कर सकते हैं। जी, मैं नहीं स्वीकार कर सकता, क्योंकि मैंने देखा है, और देखा ही नहीं है, मैंने स्वयंसेवक के नाते ही नहीं, एक जीवनव्रती के नाते भी कुछ वर्ष विवेकानंद केंद्र में मैंने कार्य किए हैं। और जीवनव्रती बनने के पीछे भी जो कारण था, मैं मैनेजमेंट ग्रेजुएट हूँ, लेकिन सब कुछ छोड़ के मैं जीवनव्रती बना, 2-3 साल वहां रहा। उसके पीछे भी जो कारण था, ये राष्ट्र के प्रति, हिंदू समाज के प्रति जो अपना कर्तव्य है और जो उसके सामने जो समस्याएं हैं और चुनौतियां हैं, उनसे कैसे लड़ा जाए, ये सारी भावनाएं जो मन में थी, उसने मुझे प्रेरित किया कि मैं विवेकानंद केंद्र से जुड़ूं। तो मैं उससे पूरी तरह से तो उससे अग्री नहीं करता हूँ। इसीलिए पिछली बार जब मधु जी से भी एक बार बात हो रही थी और उन्होंने कोई बात कही, तो मैंने उसको स्वीकार नहीं किया पूरी तरह से। लेकिन ये मैं जरूर मानता हूँ कि अकर्मण्यता, मूर्खता और रणनीतिक सोच, ये दावा करने के बाद भी कि वो रणनीतिक दृष्टि से बहुत चीजों को समझते हैं, लेकिन रणनीतिक सोच की कमी संघ के कई संगठनों में है, उनके नेतृत्व में है। जब कभी कोई अच्छा नेतृत्व उभरता है वहां, तो हर दृष्टि से वो सही तरीके से काम करता है। अगर नेतृत्व कहीं भी पशुपेश और दुविधा की स्थिति में होता है, तो स्थितियां गड़बड़ होने लगती है। और अभी जो हो रहा है वो शुद्ध रूप से इसलिए हो रहा है क्योंकि नेतृत्व पूरी तरह से दुविधा की स्थिति में है, वो निर्णय नहीं ले पा रहा है। उसी जो लोग तो कह देते हैं कि योगी आदित्यनाथ का संघ से कोई जुड़ाव नहीं रहा है, लेकिन मैं इसको नहीं मानता। अगर विद्यार्थी परिषद से भी जुड़ाव रहा होगा तो वो कुछ मूल बातों को वो समझते हैं। तो कई संघ, उसी संघ में कई नेता हैं, तेजस्वी सूर्या हैं, अगर इनसे आप बात करें और जाने तो आपके समझ में आ जाएगा कि जो मूलतः और कौन है। अगर जो विचारक भी रहे हैं, सीताराम गोयल जी के, सारे लोगों के जो किताबें जो पढ़ते रहे, जो इनका अध्ययन करते रहे, वो भी तो सारे संघ के ही स्वयंसेवक रहे हैं, जो इनको पढ़ते हैं, उनको समझते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ये मानना थोड़ा सा मैं सही नहीं समझता उसको। लेकिन दुविधा और रणनीतिक सोच का अभाव और मूर्खता जो अभी जो हुआ है, ये मुझे जानबूझ के की गई मूर्खता है कि क्या है, मैं कह नहीं सकता इसको, लेकिन देखते हैं, अब चर्चा होगी तो मेरे दिमाग में जो कुछ भी आएगा उसके बारे में कहा। जी जी, इसमें सबसे पहली बात जो माइंड में आती है, और जैसा नैरेटिव भी चल रहा है, कि कतर, ईरान, सऊदी अरेबिया, इस तरह के देश, जिसे आम भाषा में टटपूंजिया देश भी कहा जा सकता है, जिनकी कोई हैसियत नहीं है वर्ल्ड लेवल पे, वो धमकियां देते हैं अलग अलग तरह की। और हम, जिसे मेरे माइंड में बार बार एक फ्रेज आ रही है, एब्जेक्ट सरेंडर, एब्जेक्ट सरेंडर कर देते हैं कि इमीडिएटली हम उसे सस्पेंड कर देते हैं, महिला को, नुपुर को, और नवीन जिंदल जो उनका साथ दे रहे थे, और तो कोई दे ही नहीं रहा, उन्हें भी सस्पेंड कर देते हैं। तो ये एक, जो मोदी जी बार बार कहते थे कि हम नाक झुकाएंगे, नाक दिखाएंगे, तो उसके कहीं अगेंस्ट जाता दिखाई देता है कि एक पूरे देश की संप्रभुता पर पिद्दी सा देश सवाल उठाता है और हम कायरों की तरह डर जाते हैं। तो ये एक बहुत ही शोचनीय स्थिति है, और मुझे नहीं लगता कि अंतर्राष्ट्रीय समाज में कभी ऐसा कोई और इंसिडेंट, प्रेसिडेंट हमें देखने को मिला। बिल्कुल नहीं नीरज जी, कहीं भी कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिलता है। हाल ही का उदाहरण देख लीजिए ना, यूक्रेन का उदाहरण। मैं भी कुछ समय पहले कुछ ट्वीट कर रहा था, उसमें मैंने कई जगह यूक्रेन का उदाहरण दिया कि वहां का तो जो राष्ट्रपति है, वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, अब ध्यान में नहीं आ रहा है, वो कॉमेडियन था, वो तो राजनीति भी नहीं था, वो भी स्वीकार नहीं कर रहा है, जबकि उसको बहुत कुछ अधिक नहीं स्वीकार करना था। उसको यही स्वीकार करना था कि ठीक है, हम मान जाएंगे, अगर रशिया कहता है कि हम तटस्थ रहें तो हम तटस्थ रहेंगे। वहां तो केवल तटस्थ रहने की बात थी। फिर भी उसने कहा कि नहीं, हम इतने बड़े देश के कहने के कारण तटस्थ रहेंगे, अपनी नीतियों में बदलाव करेंगे, ये संभव ही नहीं है, हमें लड़ना होगा, हम लड़ेंगे। ये बात अलग है कि अमेरिका के लोग उनको समर्थन दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसके कारण ये लड़ाई
उनकी चल रही है जो कुछ भी है, लेकिन फिर भी एक उन्होंने अपना एक स्टैंड लिया, जम के एक स्टैंड लिया। आप, मुझे उदाहरण याद है, पहले दे रहा था, सिंगापुर का उदाहरण याद है कि एक अमेरिकन लड़का था, उसने सिंगापुर के जो नियम है जिसके अंदर आप कहीं भी गंदगी नहीं फैला सकते, कहीं कोई वैंडलिज्म में नहीं आप कर सकते, आप कुछ उल्टा सीधा काम इस तरीके का नहीं कर सकते, और वहां किसी लड़के ने कारों पे खरोंच वगैरह कुछ लगा दी, सब कुछ कर दिया था, और सिंगापुर ने उसको गिरफ्तार किया था, और पूरी ताकत लगा दी अमेरिका ने कि उसको ये छुड़ाएं। सिंगापुर ने कहा नहीं, हमारा कानून है, हम उस कानून का पालन करेंगे। सारे राष्ट्र ये करते हैं। आप बार बार सारे देशों में आप देख रहे हैं, यूके के अंदर आपके यहाँ चोरी करके जो लोग जा रहे हैं, वहां यूके में उनको जगह मिलती है, वहां कानूनी प्रक्रिया इतनी लंबी चलने के बाद भी उनको आप वापस नहीं ले पाते हैं। वो कहते हैं कि हमारा कानून है, उसके हिसाब से हम चलेंगे। आपने कभी ये नहीं कहा कि आप कुछ कह रहे हैं और आपका कुछ सिद्धांत है, आपके कुछ धार्मिक नियम हैं, आपका कुछ शरिया है, और आपका आपकी कोई धार्मिक आस्था है, उस आस्था के आधार पर हम अपने नियम कानून में बदलाव कर देंगे। एग्जैक्टली। अब तो ये तो मैंने देखा नहीं है कहीं। जब हम ये नियमों की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं, तो एक तथ्य है जो मुझे बार बार ना शर्मिंदा करता है कि हमारे यहाँ जो सेक्शन 295, 295A है, ये अंग्रेजों के समय का है। अब पाकिस्तान ने क्या किया, उन्होंने जब इस्लामिक राष्ट्र बनाया तो 295A, 295B, 295C तक पहुंचे हैं। हम C तक नहीं पहुंचे। वो C है तौहीन रसूल का, कि जो रसूल की तौहीन करेगा उसको या तो उम्र कैद हो जाएगी या उसे मार देंगे। अपने यहाँ पर ऑफिशियली कोई 295C नहीं है, हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में, CRPC में नहीं है। लेकिन ये कल जो हमने किया है, हमने वही कर दिया कि हमारे यहाँ भी 295C है, और उसको CRPC में डाला किसने? कतर ने, सऊदी अरेबिया ने या ईरान ने। तो ये सबसे बड़ा सवाल उठाता है, जो हम बार बार सॉवरेनिटी की, संप्रभुता की बात करते हैं, कि ये बिल्कुल एब्जेक्ट सरेंडर है कि हमारा जो कानून है वो ऐसी कोई बात नहीं करता कि अगर कोई आदमी था 1400 साल पहले, उसे कुछ लोग रसूल मानते हैं, वो उनकी श्रद्धा है, वो मान सकते हैं। हम नहीं मानते, वो हमारी फ्री विल है, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें अधिकार देता है, और उनकी किताबों में जो लिखा है हम उसकी बात कर सकते हैं। और फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि साइंटिफिक टेम्परमेंट आपको कल्टीवेट करना है, ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी और सिटीजन्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर हम ये बात कर रहे हैं कि आपकी किताब में ये लिखा है कि गधी और घोड़ी के बीच का एक जानवर था जिसपे वो आदमी बैठ के 7वें आसमान पे पहुंचता है, तो हम इस पे डिस्कशन कर सकते हैं। वी आर वेल विद इन आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स टू डिस्कस इट। तो वहां पर अगर हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है वो इस तरह की कैप्चुलेशन कर जाता है, तो बड़ी शर्म की बात है। मतलब कोई सेल्फ रिस्पेक्टिंग देश, कोई छोटे छोटे देश भी नहीं करते, तो हम तो इतने बड़े देश हैं, हम भी नहीं कर, हम कैसे कर गए? इस पे शर्म आती है अपने आप सोच कर भी। नहीं, और कह के ये कहते हैं बार बार कहते हैं कि 130 करोड़ लोगों को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जब आप 130 करोड़ लोगों की बात करते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव हो जाते हैं, आप दावा करते हैं कि इस रिप्रेजेंटेशन के कारण हमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हमें स्थान दिया जाए। तो 130 करोड़ की पॉपुलेशन का जो रिप्रेजेंटेशन है, वो जो छोटे मोटे ये देश हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन के आगे शून्य हो गया। ये अपने कानून, हमारे जो कानून है, हमारे अंदर भी मान लीजिए घृणा और रिलीजियस हेट्रेड और उसके बारे में लेके कई कानून बना दिए गए हैं, जिनका गलत सही इस्तेमाल तो लगातार हो रहा है। वहां जिस कम्युनिटी के पास अवसर मिलता है वो उसका उपयोग करती है, वहां राज्य सरकारें उसका उपयोग कर रही है, सब कुछ कर ही रही है। वो आपका कानून है, उसके हिसाब से जो आपको काम करना है करिए। आपको कोई टहोका लगाए, एक विदेशी, एक एम्बेसडर को बुला के एक बात कही जाए और उसके आधार पे आप यहाँ अपने राष्ट्रीय स्तर के निर्णय लेना शुरू कर दें। तो एक राष्ट्रीय दल के नाते भी आपने अपनी नेतृत्व क्षमता के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया, और एक प्रधानमंत्री होने के नाते भी आपने बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया। हम सब लोगों को उदाहरण पता है कि आयतुल्लाह खुमैनी ने जब सलमान रश्दी के सिर के ऊपर जो है वो घोषित कर दिया इनाम और उनको मारने के लिए फतवा जारी कर दिया, ब्रिटेन खड़ा नहीं रहा सलमान रश्दी के साथ। ब्रिटेन ने क्यों नहीं हैंड ओवर कर दिया? वो तो, या उस परिस्थिति, ऐसी परिस्थिति अगर हुई रहती शायद,
तो मुझे लग रहा है कि मोदी जी नूपुर शर्मा को उठा के हैंड ओवर कर देते। अभी ये निर्णय इन्होंने लिया है, बिल्कुल उसी तरह का निर्णय है। एक तरीके से ये उठा के हैंड ओवर कर रहे हैं नूपुर शर्मा को। इन्होंने जो हैंड ओवर नहीं किया उसके बारे में भी अभी समस्या खड़ी है। वो देश अभी भी ये कह रहे हैं कि आप एक तरीके से उनको हैंड ओवर ही कर दीजिए। वो पर्याप्त नहीं है, जो आप कर रहे हैं वो पर्याप्त नहीं है। आप एक राष्ट्र होने के नाते माफी मांगिए। ये बात कहने की हिम्मत कतर के लोगों को कैसे हो गई? अगर डॉक्टर जयशंकर को अपनी सभ्यता के ऊपर इतना गर्व है और वो बार बार इस बात को कह रहे हैं, अमेरिका में कह रहे हैं, यूरोपियन देशों से सब कह रहे हैं, इनको सब गर्व है, तो इनको इस बात का गर्व नहीं है कि हमारे ऊपर तुम कोई ऐसी बात कहोगे हम तुम्हें रहने नहीं देंगे, निकलो बाहर यहां से, इस देश से, तुम पर्सोना नॉन ग्रेटा हो। कतर का एम्बेसडर हिंदुस्तान के अंदर पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर होना चाहिए, क्योंकि कतर देश ने इस प्रकार की हमारी संप्रभुता के ऊपर आक्रमण किया है। और इस संप्रभुता के ऊपर आक्रमण कोई भी देश, में बता रहा हूं आपसे, छोटा से छोटा देश नहीं इसको बर्दाश्त करने वाला है। और ये 56 इंच सीने वाले हमारे महान प्रधानमंत्री बेशर्मी की वो सीमा लांघ गए हैं कि चुपचाप बैठे हैं। हमारी इनसे कोई शिकायत नहीं है, आप जो जैसे भी हो, जो कुछ भी हो, लेकिन जो आप इस समय कर रहे हैं वो राष्ट्र के नाम पे आपने बट्टा लगाया है। हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान को आपने चुनौती दी है। हिंदू होने के नाते तो हम जो दबा कुचला महसूस करते हो तो महसूस करते ही रहते हैं। अब मत करिए हिंदू सरकारों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। आप कह दीजिए कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। आप कह दीजिए कि आप पूरी तरह से आप संविधान के अनुसार चलेंगे। आप कह दीजिए कि जो कानून कहेगा उसके हिसाब से आप काम करेंगे। मोहन भागवत भी ये कहते हैं और वो कह रहे हैं, बार बार कहते रहे, हमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन यहाँ राष्ट्र के स्वाभिमान के ऊपर अगर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया गया है तो हम हर वो चीज दांव पे लगाने के लिए तैयार रहेंगे, हम अपनी जान देने के लिए तैयार रहेंगे। ये अर्थ होता है राष्ट्रीय संप्रभुता का। उसके ऊपर कहीं कोई किसी तरह का समझौता कभी कोई देश नहीं करता, और कोई तगड़ा नेतृत्व तो उसमें कोई समझौता कर ही नहीं सकता। और उससे भी बढ़ के बात यह हो रही है कि आपके पार्टी के कुछ लोग, और बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं, अभी ऋषि बागरी का मैं ट्वीट पढ़ रहा था, ये लचर आर्गुमेंट खड़ा कर रहे हैं कि अरे नौकरियां चली जाएंगी, अरे तेल नहीं मिलेगा, अरे तेल के लिए देश बेच देंगे। देश के स्वाभिमान के आगे तेल का क्या है स्थान? बिना तेल के हर हिंदुस्तानी, हर भारतीय जी लेगा, नहीं चलाएंगे गाड़ी, हमें नहीं चाहिए कतर का तेल। लेकिन उसके आगे इस देश का स्वाभिमान हम बेचेंगे। और नौकरियों के लिए कि वहां कुछ लोगों को नौकरियां मिली हुई, उनकी नौकरियां चली जाएंगी, नौकरियों के लिए हम देश का स्वाभिमान बेच देंगे। लोग देश के स्वाभिमान के लिए जान दे देते हैं, हजारों लाखों लोग मर जाते हैं, और यहां नौकरियों की बात कर रहे हैं कि 4 लोगों की नौकरियां चली जाएंगी। ये लचर आर्गुमेंट, ये घटिया आर्गुमेंट बीजेपी के इनके जो आईटी सेल के लोग हैं, इन लोगों को ये लोग बढ़ा रहे हैं। ये दिखाता है कि बीजेपी की का जो नेतृत्व है वो घटिया हो गया है। वो बिल्कुल या तो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया है, या फिर वो बौद्धिक दृष्टि से बड़ा ही गया गुजरा है। और मैं भी संघ का कार्यकर्ता हूं, मैं तो उनकी तरह बौद्धिक दृष्टि से गया गुजरा नहीं हूं। मेरी भी समझ बूझे, मैं भी पढ़ता लिखता हूं, और मेरे जैसे अन्य कार्यकर्ता होंगे संघ के अंदर जो इस चीज को देख और समझ रहे होंगे और अपमानित महसूस कर रहे होंगे। और हिंदू होने के नाते जो मेरे ऊपर गुजर रही हो, मैं नहीं समझ रहा हूं क्या? आज हर मुसलमान और हर इस्लामिस्ट, हर जिहादी हमारे सर के ऊपर चढ़ के बैठ गया है। ये हमारा मानवर्धन कर रहा है हर स्तर पे, चाहे सोशल मीडिया में, कहीं भी, हर जगह हमारा मानवर्धन हो रहा है। वो तो अलग हम सहन कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्र का जो मानवर्धन हुआ है वो कैसे सहन करेंगे? ये हिंदू वाले विषय पे भी आते हैं, लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर उसे हम छोड़ भी दें, सिर्फ एक सिटीजन के नाते बात करें तो भी शर्म से सिर झुक जाता है कि ऐसा कैसे कर दिया है इन्होंने। ये जो अभी आपने बात की थी, हाँ, अब देखिए फ्रांस के साथ होता है। आज मैं जो देख रहा था कि जिस समय वहां पर सैमुअल पैटी को मारा गया, तो वहां पर मैक्रोन ने अनाउंसमेंट की, केवल अनाउंसमेंट की कि हम अपने जो वे ऑफ लिविंग है, जो फ्रांस का वे ऑफ लिविंग है, उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो वहां पर इस्लामी क्या कर रहे थे कि मैक्रोन के पुतले जला रहे थे और उसकी फोटो पे
जूते मार रहे थे, इस तरह के काम वो जैसे छोटे लेवल की चीजें की जाती हैं वो कर रहे थे, और आज मोदी के साथ वही हो रहा है। लेकिन फर्क क्या है कि मैक्रॉन ने क्या किया, उसने बोला कि तुम अगर हमारे साथ ऐसा करते हो तो हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। उसने ये मैं दिखाता हूँ स्क्रीनशॉट, ये देखिए इस तरह के फोटो उस समय मैक्रॉन के चल रहे थे, आज मोदी जी के ऐसी फोटो चल रहे हैं। लेकिन मैक्रॉन ने क्या किया, उसने बोला कि हम अपनी बिल्डिंग्स पे प्रोजेक्टर से दिखाएंगे वो सारे के सारे जो कार्टून बनाए गए थे पैगंबर के ऊपर, और उन्होंने दिखाए। और आज जो उस समय बॉयकॉट फ्रांस की बात करते थे, फ्रांस के साथ सारा बिजनेस वैसे का वैसे चल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन हम यहाँ पर उससे बिल्कुल 180 डिग्रीज उल्टा रिएक्शन दे रहे हैं कि हम उनके आगे चरणों में झुकते जा रहे हैं। वो आज संजय जी ने डाला हुआ था कि इस्लामिस्ट ने कहा था टू बेंड, लेकिन बीजेपी हैज स्टार्टेड क्रॉलिंग। एग्जैक्टली वही चीज है कि एग्जैक्टली वही चीज हमें देखने को मिल रही है। कितना, ये देखिए, ये एग्जैक्टली वही चीज ये उनके आज मोदी जी के साथ हो रही है। लेकिन ट्रीटमेंट देखें दोनों का कितना एक दूसरे से ऑपोजिट है। ये होता है कोई सेल्फ रिस्पेक्टिंग नेशन, एक सेल्फ रिस्पेक्टिंग लीडरशिप, और एक कैप्सुलेटेड लीडरशिप का अंतर। लेकिन इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे हम, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कैसे कर सकते हैं, कोई कैसे कर सकता है। एक्सप्लेन क्या करें हम लोग, इसको किस तरीके से एक्सप्लेन करें? सही कह रहे हैं आप। अब शंकर श्रवण जी के पास तो एक थ्योरी भी है उसको एक्सप्लेन करने की, मधु जी के पास तो एक थ्योरी भी है। अब मैं तो संघ का कार्यकर्ता हूं, मेरे पास तो वो थ्योरी भी नहीं है। वो तो कुछ कह सकते हो, कोई तरीका है। मैं तो, मेरे लिए तो बस ये तो मेरे लिए टॉर्चर की बात हो गई है कि मैं इतना प्रताड़ित अनुभव कर रहा हूं। मेरा आत्मविश्वास, अगर मैं किसी जिहादी के सामने खड़ा होऊंगा तो मेरा आत्मविश्वास खत्म हो गया है। जिस आत्मविश्वास के साथ हिंदू समाज खड़ा हो रहा था, उस सारे आत्मविश्वास के ऊपर आपने पानी फेर दिया है, मनोबल पूरा तोड़ दिया है सबका आपने। कोई क्या आप लड़ेगा, कैसे लड़ेगा? मान लीजिए आप कह रहे थे, ये इन लोगों ने मांग की ना, उत्तर प्रदेश के अंदर जाके मांग करने गए लोग की गिरफ्तार किया जाए नुपुर शर्मा जी। क्या परिणाम हुआ उसका? कम से कम वहां एक स्टैंड लिया हुआ एडमिनिस्ट्रेशन ने, क्यों गिरफ्तार करेंगे, हम नहीं गिरफ्तार करेंगे आप, लेकिन ठीक से रहिए, ठीक से नहीं रहेंगे तो हम कार्रवाई करेंगे। ये होना चाहिए। और जो कहीं भी कोई भी इस तरह का कोई अगर कोई तर्क कोई देने का प्रयास करता है कि अरे ये हो जाएगा वो नहीं, कोई भी संप्रभुता संपन्न राष्ट्र जो है इन सारी चीजों की परवाह नहीं करता। वो कहता है कि अगर कानून तोड़ोगे तो हम उस कानून हम कार्रवाई करेंगे, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। सिंपल सी बात है। तुम अगर आग लगाओगे देश में तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अगर ये भावना अगर हो जाए हमारे देश के प्रशासन के अंदर कि आग लगाने वाले लोग जो हैं वो डिटरमिन करने लगे कि प्रशासन का काम कैसे हो। अगर यही मैक्रॉन का एग्जाम्पल था कि तुम नहीं तय करोगे कि हम अपना प्रशासन कैसे चलाएं, हमारे प्रशासन के जो तौर तरीके हैं वो अपने तौर तरीके हैं, अगर तुम उसके रास्ते में आड़े आओगे, तुम अगर उसमें आड़े आओगे तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। हम हमारी सत्ता, हमारा राज्य जो है, जो उसको कार्रवाई करनी है वो करेगी, और बहुत तगड़ी और कड़ी कार्रवाई करेगी। कहीं से भी तुम कोई भी प्रेशर लेके आओ, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। और जहां ये अगर संदेश जिस समय इस कम्युनिटी के पास चला जाएगा, जो इस्लामिस्ट और जिहादियों के पास ये संदेश चला जाता है, तो ये सुधर जाते हैं, फिर इनके सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। ये अनुभव है, सबका अनुभव है, मोदी जी का भी अनुभव ये होना चाहिए। लेकिन परिस्थिति बिल्कुल बदली हुई है। तो ये मेरे लिए तो मैं क्या बताऊं, मतलब कि ये शॉक भी नहीं कह सकते, क्या कहें इसको, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी मैं थोड़ी देर पहले एक एंकर है बड़े मशहूर, उनका चैनल भी है अपना, उस पे वो बात कर रहे थे, और वो इसके लिए जस्टिफिकेशन ये दे रहे थे कि देश में आग लग सकती थी, क्योंकि वो राहुल गांधी ने स्टेटमेंट दिया था कि केरोसिन छिड़का हुआ है, और उनका कहना ये था कि आप एक दूसरे से डिस्कशन तो कर सकते हैं, लेकिन एक यहाँ पर समुदाय ऐसा है जो देश में आग लगा सकता है। तो इसलिए मोदी जी ने ये निर्णय लिया है। अब ये कितना मतलब मुझे तो बिल्कुल नॉनसेंसिकल लग रहा है कि इतना बड़ा देश होकर अगर हम इस तरह की ब्लैकमेलिंग्स को आज तक एक्सेप्ट कर रहे हैं, और उसके कारण इस तरह की नीचता को, बेशर्मी को जस्टिफाई कर रहे हैं, तो हमें तो राष्ट्र कहलाने का अधिकार ही नहीं है कि वो जी
खत्म कर लें आप नीरज जी। कि इस तरह से कोई गुंडे बदमाश उठते हैं और कहते हैं कि हम इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम संविधान के अकॉर्डिंग चलेंगे, फिर तो हमें इसको इस्लामिक राष्ट्र घोषित ही कर देना चाहिए, क्योंकि अनकंडीशनल वीटो अगर उनको दे रखी है तो फिर और बचा क्या है। कोई भी प्रशासन जो है इस तरह का कोई तर्क कहीं से भी आ रहा है तो वो व्यक्ति अपनी मूर्खता का ही प्रदर्शन कर रहा है, क्योंकि ये तर्क कहीं भी किसी देश के प्रशासन में ये स्वीकार्य नहीं हो सकता। जिसको आग लगाना है वो आग लगाए, वो काम करेगा, जिसको अपराध करना है वो अपराध करेगा ही करेगा। प्रशासन जो है उस अपराध को रोकने का प्रयास करता है, वो माडवली नहीं करता है अपराधियों के साथ, उनके साथ नेगोशिएशन नहीं करता है। वहां निश्चित तौर पे जो सत्ता की तलवार है वो अपना काम करती है, सत्ता का डंडा जो है वो अपना काम करता है, दंड विधान जो है वो काम करता है। और ये दंड विधान जिस दिन उसका सम्मान खत्म हो जाएगा इस देश में, तो सब आग लगाते घूमेंगे और आप कहीं कुछ भी नियंत्रण में नहीं रख सकेंगे। और ये हमेशा मतलब कि प्रयास ये होता है, जो सबवर्सिव लोग हैं जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं, उनका प्रयास तो हमेशा ये रहता है कि कहीं ना कहीं इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न हो, केरोसिन हो लगाया जाए, फैलाया जाए, पेट्रोल बम फेंके जाएं और अन्य बम फेंके जाएं, गोलियां चलाई जाएं, लोगों को मारा काटा जाए और एक अफरा तफरी का माहौल बनाया जाए। ये तो हमेशा चलता रहेगा। ये गिवन चीज है कि जो इस देश के शत्रु हैं वो हमेशा इस प्रकार के कार्य करने का प्रयास करते हैं। नक्सलाइट ये काम करने का प्रयास करते हैं और वो तो पूरी तरह से सशस्त्र हैं, वो शस्त्र के साथ आपसे लड़ने के लिए आते हैं। और भी कई ऐसे तत्व हैं जो इस तरह के काम करते हैं। तो इसका क्या अर्थ होता है ये कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो चुपचाप बैठ जाए, वो अपना काम न करे। एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनकी बात स्वीकार कर ले, उनके सिद्धांतों को मानना शुरू कर दे। अगर ये होने लगेगा तब तो ये बनाना रिपब्लिक जो कहा जाता है वो हम हो जाएंगे। तो ये आर्गुमेंट जो है ये कि देश को बनाना रिपब्लिक बनाने का आर्गुमेंट ये लोग दे रहे हैं क्या? इसका मतलब कहने का इनका अर्थ यह है कि इतनी ताकत एक कम्युनिटी के अंदर हो गई है कि वो, और ऐसा लग रहा है कि 1946-47 से भी ज्यादा ताकत उनकी इस बार हो गई है कि वो इतना आग लगा देंगे कि देश में बड़ा अफरा तफरी हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे उस समय भी इन्होंने आग लगाई, लोगों ने रिस्पॉन्ड किया। ऐसा नहीं है कि देश की जनता चुपचाप बैठेगी। अगर एडमिनिस्ट्रेशन कमजोर पड़ेगा तो जनता भी सड़क पर उतर सकती है, उसको रिस्पॉन्ड कर सकती है। तो उस कम्युनिटी की अगर आप बात कर रहे हैं और अगर आप एक गृह युद्ध जैसी परिस्थिति की बात कर रहे हैं, तो मैं तो बार बार कहता रहता हूं कि आप इस चुनौती को भी स्वीकार करें। इस देश के प्रधानमंत्री हैं आप इस चुनौती को भी स्वीकार करें कि आओ कर लो गृह युद्ध। ऐसा नहीं है कि बाकी के देशों में गृह युद्ध नहीं हुए हैं, गृह युद्ध हुए हैं और इसके बाद देश और भी सुंदर तरीके से इमर्ज हुए हैं, उससे निकले हैं बाहर और भी बेहतर स्थितियों का निर्माण हुआ है। चाहे वो अमेरिका हो, वहां भी गृह युद्ध हुआ है, फ्रांस में गृह युद्ध हुआ है, हर जगह गृह युद्ध हुआ है। ये जब ये चल रहा था 1946-47 की परिस्थिति थी, उस समय यही आर्गुमेंट चर्चिल ने दिया था ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स पे। और ये आर्गुमेंट दिया था कि साहब अगर हम ये फैसला नहीं करेंगे, हम मुस्लिम लीग को और जिन्ना को अलग पाकिस्तान नहीं देंगे तो वहां गृह युद्ध हो जाएगा। क्योंकि वो घटनाएं घट रही थी, कलकत्ते में लोगों को मारा जा रहा था, पंजाब के अंदर वायलेंस हो रही थी, यहाँ बंबई में वायलेंस हो रही थी, हर जगह जो है हिंसा का वातावरण डायरेक्ट एक्शन डे के बाद शुरू हुआ और वो हिंसा यहाँ वहां यदा कदा हर जगह होती रही लगातार। तो वो आधार बना, उनका एलिबाई बना और ये चर्चिल ने ये कारण बताया ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में अपने भाषण में। उसने कहा कि वहां गृह युद्ध हो जाएगा, इसलिए हमें बांट देना चाहिए। वो आधार बना पाकिस्तान के बंटवारे का। वहां लेबर एमपीज जो थे वहां उसी पार्लियामेंट के अंदर, ये कंजर्वेटिव था, और लेबर एमपीज ने उसको आर्गुमेंट दिया कि अरे क्या तुम कह रहे हो, इस देश के अंदर नहीं हुआ है क्या गृह युद्ध? यूके जो है उसके अंदर गृह युद्ध हुआ है, फ्रांस के अंदर हुआ है, हर जगह हुआ है। तो हुआ है तो क्रांतियां हुई हैं, गृह युद्ध हुए हैं, तो तुम्हें क्या लेना देना है? तुम्हें छोड़ना है भारत छोड़ के हटो वहां से, जो उनको करना है वो करेंगे, उनके ऊपर छोड़ दो, उनको जो तय करना है वो करेंगे। उस समय ये आर्गुमेंट इन लोगों ने खरीद लिया, चाहे वो पटेल रहे हों, गांधी रहे हों, नेहरू रहे हों, इन लोगों ने उसको स्वीकार कर लिया और कहा कि ठीक है हम एक्सेप्ट करते हैं। अगर उन्होंने नहीं उस समय एक्सेप्ट किया होता और कहते कि ठीक है हो जाने दो गृह युद्ध, हमारे देश का बंटवारा नहीं होता और ये हिंदू मुस्लिम इशू का सारा, ये हिंदू मुस्लिम इशू उस समय ऐसा रिजॉल्व हो गया रहता कि उसके बाद हमें कहीं कोई समस्या यहाँ नहीं देखने को मिलती। बिल्कुल ठीक है। लोगों ने उस विभूषिका से डर के इन्होंने फैसला कर लिया कि होने दो बंटवारा।
वहीं ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में लेबर एमपीज बार बार ये कह रहे हैं कि अगर हो रहा है तो होने दो, हमें आपको नाप निकलिए बात, आप उसमें कौन होते हैं चौधराहट करने वाले, ये कह रहे हैं। और उन लोगों की ये बात समझ में नहीं आई, क्योंकि महात्मा गांधी अहिंसा के अनुयायी थे। उनको लग रहा था कि ऐसे ही बातचीत करके, माडवली करके समस्याओं का समाधान हो जाएगा। हुआ क्या समाधान माडवली करके? ये नेगोशिएशन करके समस्याओं का कहीं समाधान नहीं हुआ करता है। समस्याओं का मूल कारण खोजना पड़ता है और मूल कारण जड़ से उन समस्याओं को उखाड़ के बाहर करना पड़ता है। माडवली करके आप समस्याओं को पोस्टपोन कर सकते हैं। और जब कोई भी राष्ट्र और कोई भी राष्ट्र का नेता अगर ये मान के चलने लगता है कि हम दिन प्रतिदिन जिएंगे ऐसे ही नेगोशिएट करते हुए, तो वो कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय नहीं ले सकता जिससे कि इस देश के अंदर आमूल चूल परिवर्तन हो सके, चाहे वो विकास की दिशा में वो परिवर्तन हो, या सामाजिक सौहार्द के बारे में के क्षेत्र में वो हो, या कहीं भी किसी भी क्षेत्र के अंदर, कला के क्षेत्र में, कहीं किसी क्षेत्र के अंदर जो आमूल चूल परिवर्तन की हम बात कर रहे हैं, प्रशासन में जो आमूल चूल परिवर्तन की आवश्यकता है हमें इस समय, जो हमें न्यायपालिका में आमूल चूल परिवर्तन की आवश्यकता है, जिस समय प्रशासक और नेतृत्व, राष्ट्र का नेतृत्व जो है ये कठोर निर्णय लेने से अलग हटके ये मांडवली और नेगोशिएटेड सेटलमेंट की बात करने लगता है, कुछ नहीं कर सकता। तब हमेशा वो ढुलमुल नीति अपनाई जाएगी। आपको अगर किसी चीज को एक तरीके से करना, आप नहीं कर पाएंगे, उसमें भी कॉम्प्रोमाइज होगा। सड़क बनानी होगी तो उसमें भी नेगोशिएट करके ही आप सड़क बनाएंगे। किसके साथ नेगोशिएट करेंगे? तो उनके साथ जो भ्रष्ट है उनके साथ नेगोशिएट करके आप सड़क बनाएंगे। वैसे ही आप कोई भी काम इस देश का, जो आप सिंगापुर का उदाहरण मैं बार बार देता हूं, अगर वहां का नेतृत्व ऐसा ही रहता जो आज का नेतृत्व समय मोदी जी का है, जो करोड़ों लाखों करोड़ों खर्च किए जा रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, किस तरीके से वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है किसी को पता नहीं है। वो कितना टिकाऊ है ये भी किसी को पता नहीं है, लेकिन वो किया जा रहा है कहने के लिए, इनके पास फिगर्स हैं सब कुछ कहने के लिए, लेकिन कितने सम्यक तरीके से सारा काम हो रहा है हमें पता नहीं है। देश की संपत्ति का उपयोग सही तरीके से किया जा रहा है कि नहीं, ये भी हमें पता नहीं है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि आप हमेशा वही नेगोशिएटेड सेटलमेंट करने की स्थिति में है। हर जगह जो है चुनाव आता है तो आप वहां नेगोशिएट करने लगते हैं, सब कुछ करने लगते हैं। तो एक जो खुल के आपको जो खेल खेलने की आवश्यकता वो नहीं कर रहे हैं। तो इस क्षेत्र में भी जो खुल के खेल खेलना है, आपको खुल के बताना है सामने वाली को कि हमें ये स्वीकार्य नहीं है भाई, हम अपने संविधान के अनुसार चलेंगे। और ये संविधान हिंदुओं ने अपने आप को दिया है। जब अंग्रेज छोड़ के गए इस देश को तो हिंदू भारत छोड़ के गए थे। संविधान का आधार जो कुछ भी कहा गया, सब कुछ यहाँ वहां से जुटाया जरूर गया होगा, लेकिन आधार जो वहां भाषण दिए गए संविधान सभा के अंदर, आधार यही माना गया कि साहब ये भारतीय हिंदू सभ्यता ही उसका आधार। और बार बार इन सारे लोगों ने भाषणों में तो कहा ही, किया जो कुछ भी वो अलग है, लेकिन ये जो नेगोशिएशन करने वाली जो आदत है ये गलत है। इससे राष्ट्र का नुकसान होगा। आप समस्या की जड़ में जाइए और उसको पहचानिए और उसके हिसाब से अपने निर्णय करिए। जब आप वो करेंगे तो हर क्षेत्र में आप जो है सफल होंगे। ये जो आपने कहा कि समस्या की जड़ में जाइए, अब यहाँ पर समस्या क्या है कि ये जो कल एक्शन लिया गया है, इसे तो मैं देखता हूँ जैसा गांधी ने उस समय किया था मोपला के टाइम पे, कि उनका सारा कुछ नजरअंदाज करते जाओ, हमें तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी की रिक्वायरमेंट है, वो हमने करनी है। लेकिन जो जड़ है, जो इस्लामिक आतंकवाद अपना इंस्पिरेशन कहाँ से लेता है? उस एक किताब से और उस एक आदमी से जो 1400 साल पहले जन्मा था, उसकी आप बात नहीं करेंगे। तो चलिए, आज से 100 साल पहले जब गांधी था, उस समय हमें नहीं पता था कि पार्टीशन होगी। अब तो हम जानते हैं कि पार्टीशन हो चुका है, हमारे पास वो लग्जरी नहीं है, अब हम जानते हैं कि क्या होता है। लेकिन आज भी अगर हम उसी रास्ते पे चल रहे हैं, और ये बड़ा अनकैनी रिजेम्बलेंस मुझे दिखाई दे रहा है। जो किसने कहा था कि जो कांग्रेस है वो मुस्लिम लीग बन गई है, और जो आज की बीजेपी है वो कांग्रेस का रोल प्ले कर रही है। तो अब तो पार्टीशन के बाद जगह भी नहीं मिलने वाली हमें, क्योंकि अगर अब अभी इस तरह की मूर्खता करते रहे और ये गांधी का भूत लोगों के सर से नहीं उतरा, तो उनको तो मेडल मिल जाएंगे, लेकिन हम अपने लोग कहाँ जाएंगे और अगली पीढ़ी कहाँ जाएगी? ये हमें सोचने की जरूरत है कि ये जिस रास्ते पे जा रहे हैं वो तो सीधा विनाश की ओर जाता है। बिल्कुल नहीं, देखिए जो ये बहुत, जो भी किसी ने कहा है, अगर हमारे ख्याल से सीताराम गोयल जी का कहीं कुछ ऐसा वक्तव्य रहा, या वीर सावरकर का रहा, किसका रहा मुझे पता नहीं है, लेकिन जो ये कहा गया बिल्कुल सत्य है। ये परिस्थिति इस समय हम लोगों को स्पष्ट नजर आ रही है कि उस समय भी 46-47 में भी, देखिए वो इतिहास जो है हमेशा याद रखना चाहिए।
हर रेफरेंस पॉइंट हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण रेफरेंस पॉइंट हमारे अभी जो आज के परिप्रेक्ष्य में जो हमेशा वापस हमें जाते रहना चाहिए वो 1946-47 वाला रेफरेंस पॉइंट है। 46-47 में सारे हिंदुओं ने एकजुट होकर कांग्रेस को वोट दिया और कांग्रेस ने उनकी पीठ में छुरा हुआ। कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है, स्पष्ट लग रहा है कि ऐसा कुछ हो रहा है। बिल्कुल। लेकिन कांग्रेस के लोगों को पता नहीं था कि हिंदू समाज के कारण ही वो वहां है, इनको ये पता था, लेकिन फिर भी उन्होंने हिंदुओं को, जो कहा जाता है कि एक मान लिया कि अब ये है अपने, हम इनको हम सेटल कर लेंगे, ये एक भावना लेके चले आप। उसके कारण आपने कहा कि ये इन्होंने हमें अधिकार दे दिया है, हिंदुओं ने हमें अधिकार दिया है कि हम नेगोशिएटेड सेटलमेंट कर लें जिहादियों से और इस्लामिस्ट से। आपने ये मान लिया और आप नेगोशिएटेड सेटलमेंट करने लगे। हिंदुओं ने उनको ये अधिकार तो दिया नहीं था। हिंदुओं ने तो उनको ये अधिकार दिया था कि आप जो है नेगोशिएटेड सेटलमेंट मत करिए, खुल के बात करिए और इनको सबक सिखाइए। ये देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, उनको सबक सिखाइए, उनको ये जो गलत लोग हैं उनसे खुल के बोलिए कि तुम्हारी बदमाशी हम चलने नहीं देंगे। ये अपेक्षा रखते हैं ना हिंदू, इनसे भी ये अपेक्षा रखी थी। 2014 में इनको लाने का कारण यही था कि गुजरात के अंदर लोगों ने ये समझा, उस समय ऐसा सोचा लोगों ने कि इन्होंने वहां जिहादियों के साथ बड़ी कड़ाई से उनके साथ डील किया और जिसके कारण वो जिहादी तत्व गुजरात के अंदर जो है मतलब कि ठीक ठाक रहे, उन्होंने बदमाशियां करनी बंद कर दी। यही लोगों ने माना उस समय। 2019 के अंदर भी जो उन्होंने निर्णय लिए, बाद के दिनों में जो घटना घटी कश्मीर में, उस घटना के बाद जो है लोगों के मन में ये था कि ये लड़ेंगे, ये लड़ाके हैं और इसमें कहीं इनको समस्या नहीं है और फिर केंद्र में हिंदुओं का ही शासन रहना चाहिए। तो इनको हिंदू नेता, हिंदू पार्टी ही समझ के लोग जिताते रहे कि भाई अगर ये लोग नहीं रहेंगे तो यहाँ तो जिहादी तैयार है, कभी भी कुछ भी गलत सलत करने के लिए तैयार है और ये कुछ भी करेंगे। सबको पता था ये जानते थे। इनके अगर भाषणों को देखें, चुनाव के दौरान जो भाषण थे और भाषणों का जो टोन और टेनर इनका चेंज होता था, उससे आपको लग जाता था कि ये इस बात को जानते हैं। और बार बार संघ के लोग, बाकी लोग भी जब कहते हैं ना कि नहीं अंदर ही अंदर कुछ हो रहा है, तो उसके कारण ये है ना कि वो बताने का प्रयास कर रहे हैं हिंदुओं की घबराओ मत, हम तुम्हारे सरोकारों का ध्यान रखेंगे, चिंता मत करो। ये बार बार कहीं ना कहीं से अश्योरेंस देने की कोशिश करते हैं। लेकिन जहां कहीं भी मतलब कि इसमें दुविधा और कहीं भी खुल के बात करने की स्थिति नहीं रहेगी, वहां समस्याएं जहां की तहां बनी रहेंगी। तो आपको खुल के जहां बात करना है तो आप कहीं जाके उठ के बात करना शुरू कर देंगे। एएमयू में जाएंगे तो वहां बोल देंगे कि अरे ये लोग, इन लोगों ने तो स्वतंत्रता संग्राम में बड़ा भाग लिया। तो ये जो ब्यूरोक्रेसी का और जो इतने दिनों की जो का, मैं उस दिन बोल रहा था संजय जी के कार्यक्रम में भी कि नेहरू ने भी ये नहीं कहा। नेहरू ने भी 48 में एएमयू में जो भाषण दिया उसके अंदर कहा कि मैं हिंदू हूं, तुम मुसलमान हो और हमारी 5000 साल की सभ्यता हमको जोड़ेगी। ये जो हाल के दिनों की जो हमारी स्थिति है वो हमको तोड़ रही है। तो उन्होंने भी एक तरीके से इंगित किया कि भाई देखो तुम मुसलमान हो, लेकिन तुम ये जो डीएनए थ्योरी उस समय नेहरू ने दी, और डीएनए थ्योरी के बाद नेहरू की अपेक्षा थी कि जैसे कि सारी और जातियां जो आई बाहर से वो सब पूरी तरह से मिल गई और एकजुट जो कहा जाता है कि वो शब्द नहीं आ रहा है, समाहित हो गई हमारे समाज, समाहित हो गई और हिंदू समाज ने उनको समाहित कर लिया। उनकी भी अपेक्षा थी, उसका उल्लेख जो है गुरुजी अपने विचार नवनीत में करते हैं कि ये ऐसी इनकी अपेक्षा थी, लेकिन इनकी अपेक्षा तो पूरी हुई नहीं। मुसलमान जो उन्होंने कहा कि नहीं हम तो अलग राष्ट्र हैं, हम अलग राष्ट्र हैं तो हम उस दृष्टिकोण से ही सोचेंगे। और आज की स्थिति में उन्होंने साबित कर दिया कि हम अलग राष्ट्र हैं। बिल्कुल, हाँ, उन्होंने ये साबित कर दिया। आज इन्होंने जो उस समय कांग्रेस ने किया था, खिलाफत आंदोलन के अंदर जो कांग्रेस ने किया था, जिसमें उन्होंने मुसलमानों को जो ग्लोबल उमा है उससे जोड़ दिया था खिलाफत मूवमेंट में, वो जो काम किया था वही काम इन्होंने आज कर दिया। ये जो कैपिटुलेट किया है इन्होंने ये कह दिया कि हाँ साहब, और सारे जो इस्लामिस्ट हैं, जिहादी हैं, लेफ्ट लिबरल हैं, यही ना कह रहे हैं, सोशल मीडिया में हर जगह यही बात बार बार दोहरा रहे हैं कि अगर कुछ ये करोगे तो हम वहां चले जाएंगे। बार बार ये दोहराया जा रहा है। आप जो कर रहे हैं, यहां जो हो रहा है, भारत की परिस्थितियों के वीडियो चलाए जा रहे हैं अल जजीरा में, और आपका मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है कोई बुला नहीं रहा है कतर के एम्बेसडर को कि आओ, तुमने कैसे अलाउ किया अल जजीरा में ये होने के लिए, बंद करो उस चैनल को। ये तो कोई नहीं कह रहा है। अब तो ये डिमांड कर रहे हैं कि टाइम्स नाउ में जो एंकर है, जो एंकर है अपने, एक तो वो शंकर, नाविका कुमार की बात कर, नाविका की नहीं, और राहुल श्री शंकर की भी बात कर रहे हैं
क्योंकि अच्छा। उनको पता है कि राहुल शिवशंकर और ये जो है मतलब कि इनके लिए खतरा है। जिस तरह की डिबेट वो वहां चलाते हैं और जिस तरीके से आनंद रंगनाथन और सारे लोग वहां जाके बात करते हैं, तो उनको पता है कि ये दोनों खतरनाक एंकर हैं, ये एक सही परिप्रेक्ष्य में चीजों को रखने लगे हैं, तो ये परेशान होते हैं उसकी वजह से। उनको नकारने की बात ये सब कर रहे हैं। वैसे बाकी चैनल्स में भी जो लोग आवाज मुखरित हुई है, पहली बात जो मुखरित हुई जिसमें अलग अलग ये एंकर एमर्ज हुए जिन्होंने अपनी बात कहना शुरू किया, जिसमें वो एक प्रशांत ये अभी वो टाइम्स वो नवभारत वाला जो चैनल है उसके अंदर वो अपना एक कार्यक्रम करते हैं, पाठशाला, सुशांत सुशांत सिन्हा सरीन शायद, तो सिन्हा या वो सरीन, हाँ। इस तरह के जो लोग हैं, इन लोगों को गैग करने का प्रयास हो रहा है और गैग करेंगे वो। तो आपको पता चला हर एम्बेसी यहाँ अरब एम्बेसी जो है वो उसको चैनल का एक वीडियो भेज दिया जाएगा और वो बुला लिया करेगी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के लोगों की, भाई ये क्या हो रहा है, रोकिए। तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री जो है जाके उस चैनल पर कहेगी भाई इनको हटाओ, इनको रोको, इनको गिरफ्तार करो, भाई ये क्या कर रहे हैं नीरज अत्री जी, इनको पकड़ो। तो पता चलेगा कि पुलिस आपके घर पे आके बैठ गई क्योंकि किसी चैनल किसी कुवैत ने या कहीं किसी से कतर ने कहीं से कंप्लेन आई थी आपके खिलाफ। ये परिस्थिति हो गई है। और अगर डॉक्टर जयशंकर को ये समझ में नहीं आ रहा है, अगर नरेंद्र मोदी को ये समझ में नहीं आ रहा है, तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। और वो आर्गुमेंट जो बार बार दे रहे हैं कि आग लग जाएगी, ये हो जाएगा, हो जाएगा, आग लग जाएगी, लगने दीजिए, हम देखेंगे उसको। कोई देश इस डर से नहीं जीता है कि कोई आग लगा देगा, कोई केरोसिन फेंक देगा। देश इस आत्मविश्वास के साथ जीता है कि कुछ भी कोई करेगा, जब आवश्यकता पड़ेगी तो जो कठोर से कठोर निर्णय हम लेने की क्षमता रखते हैं। अगर ये क्षमता नहीं रहेगी देश के अंदर तो कश्मीर कैसे आपके साथ रहेगा? एग्जैक्टली। तो अब किस आधार पे आप कश्मीर को भारत का अंग कह पाएंगे और कहेंगे कि कुछ भी हो जाए कश्मीर हमारा है? और मेन बात ये है कि ये जो बुलिंग टैक्टिक्स हैं, इनका तो पहला नियम ये होता है कि अगर आपने 1 इंच जमीन दे दी तो उन्होंने आपसे 1 गज मांग लेना। और वही वो कर रहे हैं जो आप बता रहे हैं कि पहले नुपुर शर्मा को सस्पेंड करवा दिया, उससे वो खुश नहीं है। अब उनको राहुल शिवशंकर भी चाहिए, उनको नाविका कुमार भी चाहिए, और अभी वो एक नीच सी जिहादन है, वो डाल रही है कि जो कानपुर में लोग अरेस्ट किए गए हैं उनको छोड़ा जाए, कि जो हिंसा कर रहे थे वहां पर उनको आपने पकड़ के उनको छोड़ो, नहीं तो हम संसार भर में फिर से नैरेटिव बनाएंगे कि यहाँ पर मुसलमान प्रताड़ित हो रहे हैं, और 56 इंच वाला जो सीना है आपका वो कहेगा, वो फिर से बैक ट्रैक कर जाएगा। क्योंकि अब वो ये देख रहे हैं कि यहाँ पर एक पैटर्न है कि आप 1 कदम आगे लेते हैं और जरा सा कोई आंख दिखाता है आप 10 कदम पीछे चले जाते हैं। आपने फार्म जो वो कानून थे किसानों वाले, उस पर वही काम किया। जब ये शाहीन बाग बैठे थे वहां पर कुछ नहीं किया। तो जब आप हर जगह पे अपनी कमजोरी दिखाते रहेंगे, ये जो इस्लामी है ये तो बहुत स्मार्ट है सूंघने में। इफ दे स्मेल दैट यू आर स्केयर्ड, तो वो आपको बख्शेंगे नहीं, वो तो और मांगते जाएंगे और आप उसको और देते जाएंगे, जब तक कि आप रुक के अपना पैर जमा के वापस इनको भगाने की कोशिश नहीं करेंगे। और इनमें है क्या, मतलब चिंदी चोर है, तो इनके अंदर है क्या, इनके पास कोई औकात नहीं है। आप देखें कि इनको आइडियोलॉजिकली एकदम खोखले हैं। अब आप इनकी वास्तविकता बताना शुरू करते हैं तो शोर मचाना शुरू कर देते हैं। तो इतने खोखले लोग हैं, लेकिन ये झूठ क्योंकि 100 साल तक उन्होंने दहशत से जमाए रखा, पहले गांधी ने उल्लू बना दिया, तो अब मैं तो बस ये भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि दूसरा गांधी ना निकल आए कि वही काम करके और एक नई पार्टीशन हमारे सर पे ना डाल दे साहब। कम से कम आंखें खोलें, स्मेल द कॉफी, और देखें कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। आप ऐसे बौनों से, ऐसी पिद्दी आइडियोलॉजी से, ऐसे छोटे मोटे देशों से अगर डरने लगोगे तो लानत है आपके ऊपर, आपके एग्जिस्टेंस के ऊपर लानत है फिर तो। नहीं तो परिस्थिति तो वही हो गई है ना, क्या किया जाए ये नहीं हमारी समझ में आ रहा है, कैसे करें इसको डील ये। क्योंकि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन जो है, समाज अपने 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 अंदर अपना निर्णय ले सकता है। अगर हिंदू समाज को कोई निर्णय लेना हो तो अपने आप तो ले सकता था निर्णय। यहाँ तो देश का प्रश्न आ जाता है और फिर सरकार का सवाल आ जाता है। और हिंदू समाज के सामने तो एक ऐसी विचित्र दुविधा की स्थिति इन्होंने क्रिएट कर दी है कि क्या करे वो। न यहाँ लड़ सकता है खुल के वो, न इनको खुल के गाली दे सकता है। वो बड़ी ही विचित्र दुविधा की स्थिति हम सब लोगों के मन में है। ये जो बार बार ये हमारे मन में आ रहा है कि विकल्प क्या है, विकल्प क्या है, तो ऐसा लगता है कि कहीं कोई विद्रोह हो बीजेपी के अंदर,
कोई तो बीजेपी के अंदर खड़ा होकर बोले कि साहब ये गलत हो रहा है, आप ये गलत कर रहे हैं, आपकी सोच गलत है। कोई इनके सामने खड़ा होकर सीना तान के बोले कि ये सब क्या कर रहे हैं आप। तो ये भी बोलता हुआ कोई हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। जो बोलने वाले जो मुख्यमंत्री हैं वो भी जो है इस परिस्थिति में नहीं है कि ये सीधे सीधे इनको चुनौती दें संगठन के अंदर। ये अब अपेक्षा थी कम से कम संघ के लोग इसको चुनौती देंगे, लेकिन वहां ऐसा देख रहे हैं कि मोहन भागवत तो जैसे कि इनके पिछलग्गू हो गए हैं, इनकी पूंछ हो गए हैं। जहां ये जाते हैं वहां मोहन भागवत भी जाते हैं, और जिस तरीके से ये सोचते हैं, जो ये करते हैं, उसके लिए अपॉलॉजी ढूंढते हैं मोहन भागवत। तो हम लोग बड़ी पशोपेश की स्थिति में है नीरज जी, और ईश्वर की प्रेरणा कहीं से कुछ आए जहां कुछ एक सोल्यूशन इसका निकले। आज पहली बार मुझे लग रहा है कि भगवान ईश्वर बहुत महत्वपूर्ण है, और ये देश और हिंदू समाज जो है इस समय तो भगवान भरोसे हो गया, बता रहे हैं आपसे। इन्होंने हमारे मनोबल को पूरी तरह से तोड़ दिया है इस व्यक्ति ने। और मैंने एक डाला है मीम इन तीनों लोगों के बारे में, मुझे घृणा हो रही है आप लोगों से। डिस्गस्ट इतना ज्यादा है मेरे मन में इन दोनों के प्रति कि अगर ये मेरे सामने रहे तो वो तो विदेशी जो है इनके ऊपर जूते का छाप लगा रहे हैं, मैं इनके मुंह पे थूक दूं। कैसा नेतृत्व है जो देख रहा है ये सब होते हुए, देश का अपमान होते हुए देख रहा है, हिंदू छोड़िए, इस देश का राष्ट्र का मान मर्दन होते हुए देख रहा है, हिंदुओं का, अपने कार्यकर्ताओं का मान मर्दन, उनकी हत्या होते हुए तो ये देखता ही रहा है। तो इस तरह का नाकारा नपुंसक नेतृत्व जो है, मैं बहुत ही क्या बताया जाए, और मैं अपेक्षा रखता हूं कि कम से कम संघ के अंदर ही कोई खड़ा हो जाए। कम से कम बीजेपी कहीं ना कहीं राजनीतिक क्षेत्र के अंदर कुछ ऐसे लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सुब्रमण्यम स्वामी जैसा कोई खड़ा हो जाए, मैं उनके बारे में बहुत आश्वस्त नहीं होता, लेकिन कोई ना कोई खड़ा हो, उस संगठन के अंदर कोई ना कोई खड़ा हो, उसके खड़े होने की आवश्यकता। और कुछ नहीं, कम से कम अब व्यक्तिगत भी कुछ कारण हो सकते हैं, अडवाणी और मुरली मनोहर जोशी ही बोले इसके ऊपर, कम से कम एक तो विरोध हो उस संगठन के अंदर। अगर ये विरोध नहीं होगा, और समाज का जो एक विरोध हो वो अलग से हो, उसमें अगर हिंदू समाज या राष्ट्रवादी लोग जो हैं एक बार तय करके एक बार सड़क पे उतरें और कम से कम भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर्स को घेरें, प्रधानमंत्री निवास को घेरें और कहें कि ये नहीं हम स्वीकार करेंगे, कहीं भी ये जो सीनियर लोग हैं वही कुछ इसका इनिशिएटिव लें और एक समस्या खड़ी की जाए। इनको पता चलना चाहिए कि इनका विरोध हो रहा है हर स्तर पर, और इनको पता नहीं चलेगा तो ये अगर इनके अंदर अभी भी थोड़े बहुत सेम्बलेंस होगा और ये संभावना है कि ये चेत जाएं, तब तो बड़ी खुशी की बात होगी। चेत जाएं, अपने आप को सुधारें, और नहीं तो परिवर्तन की बात अब करनी पड़ेगी, और बीजेपी के अंदर ही वो नेतृत्व परिवर्तन की बात करनी पड़ेगी। जहां जिस चुनाव में ये चले गए निर्वाचन क्षेत्र में, वहां जमानत जब्त कराए देश की जनता और हिंदू बीजेपी के उन कैंडिडेट्स की, बिल्कुल जमानत जब्त कराए। बाकी हर जगह जहां कोई भी ना गया हो वहां सारे बीजेपी कैंडिडेट्स को जिताए, जिससे कि ये निर्माण हो कि दोबारा कांग्रेस और इस तरह के जो और देश घातक शक्तियां हैं वो दोबारा सत्ता में आए। तो उससे बचने के लिए ये एक रास्ता मुझे नजर आ रहा है। इनको डिस्क्रेडिट करना पड़ेगा, ये नेतृत्व हटाना पड़ेगा। इस नेतृत्व को हटाए बिना कुछ होने वाला नहीं। और इनको मैं चाहूंगा कि ये हटते हुए अपने आप को देखें। जो इन्होंने अपमान किया है समाज का, इस देश का, इसकी सॉवरेनिटी को जो इन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया, उसके साथ जो समझौता किया है, वो अपमान जो है इनको भी सहना पड़े सत्ता से हटने के बाद। जब इनको पूछे नहीं, घूमे सड़कों पे, कोई पूछने वाला नहीं मिले इनको, ऐसी परिस्थिति का निर्माण, जो इस प्रकार का मेरे अंदर क्रोध है, ये मेरी भावना है। ये कहीं की नहीं रहे, अपना सारा फैशन जो है जहां दिखाना है दिखाते रहे, किसी फैशन परेड में हिस्सा लेने के लिए जाते रहे, लेकिन देश के नेतृत्व के तौर पे इनको कोई पहचाने नहीं, इनको कोई पहचान नहीं रहे। ये इस तरह का अपराध इन लोगों ने किया है। और मैं देख रहा हूँ आज दर्शकों में भी रोष है, सारे देश में। आज तो सब जगह से एक जैसी स्वर सुनाई दे रहे हैं कि क्या किया है। मैं प्रश्न ले लेता हूं, कुछ हैं दर्शकों के। The devil, a Papuan Congress single-handedly destroyed the party. Now another combo of headless chickens are going to do the same to BJP. Yes, but before that, maybe BJP will act. The BJP, the present leadership is there, but there are other people also in BJP. They should be challenging their position. I mean, whatever is being done, it should be they should be questioned. They should be held accountable to whatever they are doing.
something should happen within BJP. I think some of the senior BJP leaders, जिसमें कि अडवाणी जी हैं, मुरली मनोहर जोशी हैं, यही लोग एक थोड़ा सा इनिशिएटिव ले लें। थोड़ा ये समस्या उनके साथ है कि उनकी क्रेडिबिलिटी भी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन ले इनिशिएटिव, कोई ना कोई इनिशिएटिव लिया जाए। ये नहीं कोई यंग, कोई और होंगे, यंग लोग होंगे, कोई तो होगा। आनंद झा, राजेश सर, मैंने आपका RSS कल, आज और कल के वीडियो जयपुर डायलॉग्स के शेयर किया तो RSS से गाली और धमकी मिली। इंद्रेश जी के रोजा इफ्तार इमाम हिंद की बात की तो फिर धमकी दिए RSS से, पैगंबरवाद RSS में, ये कैसे हो सकता है? नहीं, RSS संघ के अंदर हर प्रकार के लोग हैं, उसमें एक बड़ा तबका है। एक खड़ा हो गया, वो आपको धमकी देगा, गाली भी देगा, सब कुछ करेगा। वो उसको, उसने खुद अपने ही संगठन के बारे में उसको जानकारी नहीं है, तो उसको लगता है कि वो वही है, ऊपर से आदेश आ गया तो उसको मानने लगता है। लेकिन संघ के सारे कार्यकर्ता और संघ के सारे स्वयंसेवक ऐसे नहीं होते हैं, सब अपनी अपनी सोच रखते हैं। तो आप उसको शेयर करते रहिए। संघ के जो समझदार लोग हैं वो लोग जान रहे हैं, वो इन परिस्थितियों से अवगत हैं और वो भी बहुत दुखी हैं इन सारी चीजों को लेके। और इसके कारण ये जो इन्होंने एक्सट्रीम कर दिया है, इसके कारण कहीं ना कहीं आंदोलन शुरू होगा और कहीं ना कहीं से चुनौतियां उभरेंगी इनके लिए। ये जो अपने आप को समझ रहे हैं कि सर्वे सर्वा है और जो कह देंगे, जो बोल देंगे लोग मान लेंगे, वो नहीं होने वाला है। देखते हैं, देखा जाएगा, लेकिन आप लोग करते रहिए काम। अभिनव जी हैं, मोदी एंड बीजेपी has lost our fight and they have given free way to Muslims to ruin our culture and we need to throw them out of power. If we have to go down, let's go down fighting. We don't have to go down, we will not go down fighting, we will win. ये सोच के करना है जी। ये सोच करना है, पॉजिटिव थिंकिंग हम भी रखेंगे। मेरे ख्याल से अब मैं कह रहा हूँ ना, थोड़ा ईश्वर के ऊपर भरोसा किया जाए, कुछ करेंगे, ईश्वरीय कृपा कुछ होगी, शायद ये ईश्वरीय कृपा के कारण चेत जाए या बीजेपी के अंदर और संघ के अंदर कुछ नेतृत्व परिवर्तन की स्थितियां निर्माण हो। देखते हैं। महादेव हैं, राम है, कृष्ण है, वो प्रार्थना थोड़ी करिए। इस देश को इस समय थोड़ी प्रार्थना की भी आवश्यकता है। हिंदुओं के जो लिए लेटेस्ट अवतार आया वो इंटरनेट और सोशल मीडिया आया है। आनंद झा है, सर RSS में सब पॉलिटिकल फ्यूचर बनाने में जुड़े हैं, हिंदू राष्ट्रवाद आइडियोलॉजी से कोई मतलब नहीं, आप जैसे लोगों को किनारे कर दिया जाता है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ऐसे मैं कई लोगों से मिला हूँ जो वो उदाहरण मैंने कल संजय जी के कार्यक्रम में भी, संजय जी के प्रोग्राम में भी कल दिए थे। ऐसे कई लोगों को मिला हूँ जिन लोगों ने संघ शिक्षा वर्ग में गए हैं लोग, इसलिए गए हैं कि वो इसको एक सोपान बना के राजनीति में घुसने का एक की सीढ़ी बना के लोग काम, एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। अच्छा, ऐसे लोग हैं, कई लोग हैं। हमारे एक मित्र थे, उनकी चर्चा मैंने की थी कल के कार्यक्रम में, तो उन्होंने बताया मुझे कि आए थे और फिर अभी नहीं हो पाया वो काम, तो फिर छोड़ के फिर आ गए हैं, फिल्म वगैरह बनाने लगे। अच्छा, ये ठीक है। दिया पटेल जी, आपका वहां इस प्रकार के सारे लोग कई होंगे, तो उनके बीच में आपस में अपनी प्रतियोगिता तो होगी। और ये है, मैं विद्यार्थी परिषद में भी जब था, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक समय में, तो ये सब थोड़ा बहुत होता था, लेकिन मेरा अपना नेचर थोड़ा सा वो बुलडोज करने वाला होता था, तो उसके सामने ये सब टिकता नहीं था। इनकी राजनीति, जब तक मैं रहा काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर, ये जो विद्यार्थी परिषद के अंदर इस तरह की राजनीति जो है वो सफल नहीं हुई। मेरे जाने के बाद जो कुछ हुआ। हे राम, अच्छा जी। Congress used to appease Mohammedans in India. Now BJP's masterstroke is appeasing worldwide Mohammedans. How do you explain this? लगता है कि ये अब ग्लोबल, पता नहीं कैसे उसको एक्सप्लेन किया जाए। इनके सारे जो कार्यकलाप हैं उसको तो हम लोग क्या एक्सप्लेन करेंगे, वो अब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ये की सीमा में आते हैं, नहीं तो अगर कोई समझता है कि बहुत बड़ी रणनीति इनकी है कोई, तो अब रणनीति के पहलू जो है इनके IT सेल के लोग ही जानते हैं। हम लोगों की समझ में तो इनकी रणनीति अब नहीं आ रही है। मुझे ना कल नेहरू जी याद आ रहे थे, उनका एक स्टेटमेंट है दैट आई एम मोर क्या वेस्टर्न देन वेस्टर्नर्स एंड सेक्युलर देन सेक्युलरिस्ट, इस तरह का एक स्टेटमेंट है। तो मुझे लग रहा है वो मोदी जी पे भी फिट बैठ सकता है कि आई एम बेटर अपीजर एज कंपेयर्ड टू कांग्रेस। नहीं, मुझे कभी कभी ये लगता है मोदी जी को लेके कि ये अपना रोल मॉडल जो है अटल जी को लेके चलते हैं। तो अटल जी के जो आखिरी 2-3 साल जो रहे उनकी सत्ता में रहने के, उसमें
उन्होंने जो देखा वो सोचते हैं कि वो करने से, तो जब जाते हैं कश्मीर में तो वहां भी अटल जी कश्मीरियत की बात किया करते थे, तो ये भी जाके वहां कश्मीरियत की बात करने लगते हैं। और अटल जी सूफीज्म की बात करने लगते थे कि भाई सूफी परंपरा और वो सब, तो ये भी जाके दोहराने लगते हैं। उसके जो उसके अंदर बहुत ज्यादा गहन अध्ययन करके नहीं करते हैं ये, एक वो कॉपी कैट जो कहते हैं ना, वो अपना वो पॉलिसी वो फॉलो करने लगते हैं। और उस दिन अष्ट सिद्धांत की बात कर रहे थे, हमारे ख्याल से सीताराम गोयल जी ने अष्ट सिद्धांत की बात की थी, तो मैंने उसमें कहा था कि अष्ट सिद्धांत जो है बीजेपी पे ही लागू होते हैं, विशेष तौर से जो वाजपेयी ईरा था उसके अंदर ये सब कुछ हुआ, ये अप्रोच इन लोगों ने अडॉप्ट किया जिससे कि इनकी एक्सेप्टेबिलिटी, इनकी स्वीकार्यता बढ़े, लेकिन कोई उसका परिणाम नहीं निकला। 2004 में पता चल गया कि इनकी कोई स्वीकार्यता नहीं होने वाली है, जो जहां है वहीं है। शशांक परमार, मोदी खाते हैं कांग्रेस, कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत और सारे कांग्रेसी बीजेपी में आने लगे। अभी ये सब देखकर ऐसा लगता है बीजेपी तो कांग्रेस बन गई है। हाँ, यही बात कर रहे थे अभी हम शशांक जी कि वो जो सीताराम गोयल जी ने कहा, नहीं सावरकर ने कहा था, सावरकर ने, वही हमारे ख्याल से सावरकर ने कहा था। पीयूष पटेल है, न्यू नेम फॉर एमआरएम मुस्लिम राष्ट्रीय मंच। न्यू नेम कैसे, ये तो पहले से ही है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जो है, जो मैंने अभी एक दो कुछ ट्वीट यहाँ वहां जो मुझे जानकारी मिली है, इन लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया है, इनका जो इन्होंने बनाया हुआ है उन्होंने अप्रिशिएट किया है कि जो ये किया गया है, और तो और उन्होंने भी आगे बढ़ के वही स्टांस लिया है कि साहब और कुछ करना चाहिए और भी एक्शन लिया जाना चाहिए उन लोगों के लिए जो ये घृणा और बाकी जगहों पर फैला रहे हैं। इस तरह के कोई वक्तव्य आए हैं इनके भी। अब वो अब इंद्रेश जी की प्रेरणा से आए हैं कि किसकी प्रेरणा से आए हैं मुझे पता नहीं, तो अगर उसकी प्रेरणा से आए होंगे तो वो भी एक अलग समस्या है हम लोग की। हाँ। अभिषेक द्विवेदी, एक ऐसा जंगल है जिसका राजा पहले सिंह होता था, फिर भेड़िए आए और उनके जाने के बाद इस जंगल में कुत्तों का राज है। दुर्भाग्य से उस जंगल का नाम भारत है। क्या बात है। भारत जो है, इस जंगल में अभी भी कुछ सिंह हैं, लेकिन कुछ सिंह जो हैं वो बिल्कुल सियार बन के बैठे हुए हैं, या क्या बताया जाए, क्या कमेंट किया जाए, मेरी समझ में नहीं आता है। अभिषेक जी, हम लोग बड़ी बार बार ईश्वर ही याद आ रहे हैं इस समय तो मुझे। ईश्वर है, उसके कारण देश जो है, अब हम अगर हजारों साल बचे रहे हैं तो फिर बचेंगे कहीं ना कहीं। मोदी जी बहुत सारे एथीस्ट्स को वो बना देंगे, जैसे मेरे जैसे डिफैसिनेटेड आदमी को जो है वो कह देंगे भैया दिन रात थोड़ा पूजा करो जिससे कि देश को मुक्ति मिले कांग्रेस से भी, इस प्रकार के नेतृत्व से भी। अभिनव सिंह, विल प्रेस नोटा दिस टाइम। नोटा मूवमेंट, अभिनव जी ये बड़ा स्लिपरी स्लोप है, अभी दूर है, इस पे अभी विचार ना करें और ऐसी मूवमेंट ना बनाएं तो अच्छा है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि कई बारी द क्योर इज वर्स देन द डिसीज, तो वो स्थिति ना आ जाए। अभिनव जी देखिए, आप एक बात जान लीजिए, आप सब लोग सारे हिंदुओं जिस तरह से इस्लामिस्ट और जिहादी एक रणनीतिक तरीके से सोचते हैं, तो आप लोग भी जो है रणनीतिक तरीके से सोचना शुरू करें, क्योंकि युद्ध तो है। अब इस युद्ध में कैसे आपको जीतना है, उसके लिए जो भी रास्ते आपको अख्तियार कर रहे हैं, नोटा अगर जीतने का रास्ता हो सकता है तो वहां इस्तेमाल कर लीजिएगा, लेकिन और भी रास्ते ढूंढिए। अब मैंने जो इस समय जो मुझे रास्ता मिला, तो मैंने उसके बारे में थोड़ा मीम वगैरह बना के डाल दिया है ट्विटर वगैरह पे, कि इनको जो नेतृत्व नपुंसक हो गया उसको डिस्क्रेडिट करने की आवश्यकता है, उस नेतृत्व को हटने की आवश्यकता है, उसके लिए कुछ वातावरण बने। उसमें मुझे लगा कि अगर हिंदू समाज ये कह दे कि जहां ये करेंगे, अगर 10 जगह 10 कॉन्स्टिट्यूंसीज में जाके इन्होंने भाषण दिया, वहां न उनके भाषण को कोई सुनने जाएगा और न इनके उस कैंडिडेट को, उस कॉन्स्टिट्यूंसी कैंडिडेट को कोई वोट देने जाएगा। ये कुछ कर दिया जाए तो थोड़ा शायद कुछ जगह देखें क्या होता है। मेरा ये तो एक आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग अब सब लोग कर रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन तो ढूंढना है। ऐसा नहीं है समाज जो है, मतलब ये जो बार बार कहा जाता है कि देयर इज नो ऑल्टरनेटिव, जब परिस्थितियों का इस तरीके से निर्माण करा दिया है इन्होंने और इस तरह के निर्णय लेने लगे हैं, तो अब तो विकल्प लोग जो है सोचने लगे, बीजेपी के अंदर भी सोचने लगे कि क्या विकल्प हो सकता है,
संघ के अंदर भी उस विकल्प की बात सोचने लगे लोग। अब ये तय है, ये डिस्क्रेडिटेड नेतृत्व है, ये अब भरोसेमंद नेतृत्व समाज के लिए नहीं है, हिंदू समाज के लिए नहीं रह गया है। तो हिंदू समाज को अपनी रणनीति बनानी पड़ेगी जिससे कि कुछ ऐसा नेतृत्व आए जो हिंदू समाज के और हिंदू सरोकारों से जुड़ा रहे, राष्ट्रीय सरोकारों से जुड़ा रहे, और जो राष्ट्र की मूल समस्याएं हैं उनकी सही समझ रखे, राष्ट्र के दुश्मनों की सही समझ रखे, और इसके बाद अपने सारे निर्णय करें। दी डेविल, उनका साथ, उनका विश्वास, अपने लोगों के साथ विश्वासघात। वाह बीजेपी, वाह बीजेपी is completely disconnected from their electorate wishes and is now making path for actual Hindutva party to blossom. I agree with you. डेविल, मैं आपके साथ इस बात से अग्री करता हूँ, और इसको विश्वासघात तो मैं मानता हूँ, और इस विश्वासघात का प्रत्युत्तर जो है समाज को देना पड़ेगा। ये नेतृत्व जो है अब मेरे लिए घृणा का ही पात्र है। मेरे मन में बड़ी तीव्र घृणा है इस नेतृत्व के प्रति। मेरे मन में सम्मान तो बिल्कुल ही नहीं है। मोदी का सम्मान मैं अब नहीं कर सकता, मोहन भागवत का भी सम्मान नहीं कर सकता, अमित शाह का भी सम्मान नहीं कर सकता। ये सम्मान योग्य अब नहीं रहे मेरे। Abhi, we are on buying time till we have 272 peaceful area like Hyderabad, Kishanganj, Rampur. After that, I don't see great future of democracy in India. अभी जी वो स्थिति आ गई, फिर तो you can kiss goodbye to civilization, सब गया फिर तो। एक्चुअली लोकतंत्र ने हमारी मदद की। लोकतंत्र के कारण जो है अभी तक समाज के अंदर ऐसी परिस्थिति बनी है जहां पे अभी भी हिंदू वर्चस्व बना हुआ है, क्योंकि हम संख्या में अधिक हैं। तो लोकतंत्र हमारे लिए लाभदायक है, लेकिन लोकतंत्र जो अब जब हमको सत्ता में लाता है उसके बाद अगर हम कुछ हमारे विचार और हमारे तौर तरीके काम करने के गलत होते हैं, तब समस्या आगे खड़ी होती है। वीरेंद्र कुमार सर, आपसे हाथ जोड़ रहे हैं, कुछ करिए प्लीज। अरे तो हम भी तो हाथ जोड़ रहे हैं, हम सब लोग मिलकर कुछ करें, सोचें, प्रार्थना ही करें और कुछ नहीं। तो जहां कुछ करने की संभावना है किया जाए, गड़बड़ तो हो गई। वर्गीस अब्राहम, द वरिंग थिंग इज दे हैव टेस्टेड ब्लड। हाँ, ये है, इन्होंने मेन पॉइंट जो उठाया है कि सबसे बड़ा इसमें समस्या यही है कि हमने प्लेटर पे रख के दिया है कि टेस्ट दिस ब्लड एंड नाउ बी मोर बेलिजरेंट। And no, they have been tasting this blood since the beginning of this government. 2019 के बाद से ही वो टेस्ट करते रहे इनका ब्लड, और इन्होंने अपनी अंडरबेली जो कहा जाता है ना, अपनी सारी कमजोरियां जो है इन्होंने उजागर कर दी हैं, और इस हद तक उजागर कर दी हैं कि अब उन कमजोरियों को ठीक भी नहीं कर सकते ये। चाहे वो न्यायपालिका के मुकाबले में जो इन्होंने अपनी कमजोरियां दिखाई हैं, प्रशासन में ये जिहादियों के साथ डील करने में जो उन्होंने दिखाई हैं, जो किसान आंदोलन के नाम पे जो लफंगे जो थे उनके साथ जो डील करने में इन्होंने दिखाई हैं, सारी जो कमजोरियां, सीए को लेकर जो कमजोरियां इन्होंने दिखाई हैं, ये सारी कमजोरियां इन्होंने इतनी दिखा दी हैं कि अब ये बैक ट्रैक नहीं कर सकते। बैक ट्रैक करना पड़ेगा तो इनको बहुत ही जबरदस्त, बहुत तगड़े निर्णय लेने पड़ेंगे, जिसके परिणाम थोड़े से भीषण भी हो सकते हैं। अब वो क्षमता इनके अंदर है नहीं। ये तो छोटी मोटे, जहां एक छोटे स्तर पे ही सब कुछ डील कर सकते थे, उसको इन्होंने आग बनने दिया। इन्होंने शोलों को खुद ही हवा दी और उनको आग बनने दिया। तो जब खुद ही आग बन गया तो अब कैसे ये आग बुझाएंगे। और एक और समस्या इस नेतृत्व की मैंने देखा है नीरज जी, और वो और खतरनाक है। वो ये है कि जब परिस्थिति बिगड़ जाती है तो ये हाथ ऊपर करके निकल लेते हैं वहां से। बंगाल उसका उदाहरण है। जब परिस्थिति बिगड़ गई वहां से निकल गए, गायब हो गए बिल्कुल वहां से। तो जब हम मरने लगेंगे तो ये भाग जाएंगे। ये भगोड़े हैं सब। जब तक हमारा संबल रहा, सब कुछ रहा, उसका फायदा उठा के ये तो रहे, लेकिन मानसिक दृष्टि से इन्होंने भगोड़ापन दिखाया है। ये सबसे बड़ी खतरनाक स्थिति है, और ये भी सेंस कर रहे हैं इस देश के देशद्रोही जो है, ये भी सेंस कर रहे हैं। इस देश को तोड़ने की बात करने वाले वो भी ये सेंस कर रहे हैं, और ये देख रहे हैं कि भागेंगे, और भागेंगे। इसीलिए एक नए नेतृत्व के इमर्ज करने की संभावना हो सकती है वहां पे। देखते हैं क्या होता है जी। शक्तिमान चैनल, दोबारा नाथुराम को जन्म लेना होगा, यही अंतिम रास्ता। नहीं, वो रास्ता बिल्कुल हो जाएगा ना। वो लोग कहते हैं, जैसे कि उसी की चर्चा हुई
अंबेडकर ने कहा कि लोग तो उस समय जो भावना थी, नाथूराम गोडसे ने तो सब गुड़ गोबर कर दिया उसके अंदर ये करके, नहीं तो पूरी की पूरी कांग्रेस और सारा जो ये नेतृत्व इनका था, ये सब जो गांधीवाद जो चल रहा था वो ध्वस्त हो गया रहता उसी समय। उसी समय ऑब्सोलीट हो गया था वो। ऐसे लोगों को हीरो नहीं बनने देना है, ऐसे लोगों को हमें ये वहां पहुंचना चाहिए जहां इनका स्थान है, कोई इनको पूछे नहीं। तब इनकी समझ में आया कि उन्होंने कितना बड़ा विश्वासघात किया है। कोई पूछने वाला नहीं होना चाहिए, और मेरे जैसा आदमी तो वैसे भी नहीं पूछेगा इनको। प्रवीण मिश्रा जी, सदस्यता के लिए आभार। बाकी लोगों से भी निवेदन, मेंबरशिप ज्वाइन जरूर करें, ज्वाइन बटन है। राजीव मोहन भटनागर जी, BJP top leadership seems to be unable to defend the truths and hard work of their party's workers, but Jahil fellows are able to defend their lies. Suggest solution जी। देखिए ना, कुछ जो डिफेंड करने की स्थिति में थे, बड़े अच्छे डिफेंडर थे। मैंने और भी एक दो और प्रोग्राम देखे नूपुर शर्मा के, जब शुरू में आई थी। अच्छा, जो विद्यार्थी जीवन में जो कुछ इनके प्रोग्राम थे नूपुर शर्मा के, तो मैंने देखा बड़ी लड़ाका महिला थी और बड़ी लड़ती थी वो, और अंग्रेजी भी उसकी अच्छी थी, तो अंग्रेजी चैनल पे भी इतनी अच्छी अंग्रेजी, और बड़े खुल के बोलने वाली थी। फिर बाद में मैंने देखा कि नहीं, थोड़ा सा कुछ शायद शुरू के दिनों में मुझे लगा कि नहीं, उतनी लड़ाकी नहीं है, लेकिन बाद के दिनों में बड़ी लड़ाकू महिला थी। तो ऐसे जो लड़ने वाले इनके हैं, अब जैसे कि शाहजाद पूनावाला है, वो भी एक लड़ाका है, तो ये लड़ने वाले हैं, इनको ये दरकिनार कर देंगे अंत में। और जो इनके सबसे बकवास टाइप के जो इनके ये सब हैं, इनके जो स्पोक्स पर्सन है, उनको आगे ले आके बिठा देंगे, जो लचर टाइप के लोग हैं। तो लड़ाके लोगों से तो ये बचना चाहते हैं, उनको शायद लगता है कि अरे ये तो खुद अपने आप में एक अच्छा नेतृत्व इनका उभर जाएगा। तो वो समस्या भी होती है इनके आपस में, अंदरूनी राजनीति के अलग अलग पहलू होते हैं उसके अंदर। तो हालांकि इसमें मुझे लगता है कि नूपुर को अलग ढंग से वही बात रखी जा सकती थी, लेकिन जब कर दिया तो फिर लोगों को चाहिए था उनकी सपोर्ट। नीरज जी, सबका अपना अपना अप्रोच होता है, और जहां जैसे हो, अगर कभी कभी होता है ना कि कोई व्यक्ति अपने भावनाओं को छोड़ के और हर चीज जो है बहुत ही संयत तरीके से रख रहा है, तो उसका प्रभाव भी बहुत कम होगा। लेकिन कभी कभी होता है कि वो दिखाता है कि उस व्यक्ति के अंदर कितना आत्मसम्मान है अपने प्रति। तो एक बार मैंने गाली दे रहा है शिव को, और उसमें कहीं इस तरह का रिस्पॉन्स किसी ने दिया, तो मैं इसको गलत बिल्कुल नहीं मानता। लोग देंगे ऐसा रिस्पॉन्स। आप अगर आप हमारे शिव को गाली देंगे और हम वहां एक एकेडमिशियन की तरह जो है उसका विश्लेषण करने बैठ जाएंगे, तो आप एक सामने अग्रेसर तलवार लेके आपको मारने के लिए चला आ रहा है, और आप हाथ मार के जो है उसको बुद्धम शरणम गच्छामि कर रहे हैं, तो मरना ही है आपको। तो जब वो तलवार लेके आ रहा है, तो आपकी भी तलवार निकलनी पड़ेगी। अगर वो गाली दे रहा है एक गाली, तो आपको भी 10 गाली देनी पड़ेगी। ऐसे करके युद्ध होता है। आज का भी जो युद्ध होता है ना सीमा पे, उसमें भी हमारे जो सैनिक हैं वो भी ये करते हैं कि अगर शत्रु की तरफ से एक गाली आई, तो यहाँ से 10 गाली और भी भद्दी गालियां दी जाती है, इसलिए कि डिमोरलाइज करना होता है शत्रु को। तो ये सारी रणनीति होती है, उस रणनीति के हिसाब से ऐसे लड़ाकों की आवश्यकता है। और ऐसे लड़ाकों को अलग कर देंगे तो कौन लड़ेगा आपके लिए? अगर किसी को मान लीजिए ममता बनर्जी से लड़ना होगा, तो कैसे लड़ेंगे आप? आप जो है ममता बनर्जी से लड़ने की क्षमता तो हमारे ख्याल से किसी भी बीजेपी नेता के अंदर नहीं है। लेकिन अगर कोई नूपुर शर्मा जैसा कोई निकल जाए, 2-4 ऐसे निकल जाए, तो लड़ सकते हैं कि अगर तुम एक मारोगी तो हम 10 मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं लेकिन तुमको। तो जब ये अप्रोच होगा ना, तब जाके लड़ाई लड़ी जाती है। वहां है बाकी लोग भी, लॉकेट चैटर्जी हैं, ये सारे लोग हैं, ये लोग तो नहीं लड़ पाती ममता बनर्जी। D. Singh, if the RSS BJP bus driver and conductor have been corrupted but not the passengers, the solution is not to get a new bus but to replace the driver and the conductor. Be strategic. Wow. Yes, you are so right. So right. I completely agree with you. बहुत सुंदर एनालॉजी आपने दी है। Be strategic. Strategic thinking is very very important. रणनीति, आप लोग सब लोग योद्धा के दृष्टिकोण से सोचना शुरू करिए। जी, और मुझे लगता है कि ये हम सबको ये चीज सीखनी चाहिए जो डी सिंह ने बोला है, कि हम अब इस्लामी क्या करते हैं। अब पार्टी उनकी सत्ता में नहीं है, लेकिन वो उससे काम करवाना जानते हैं। उनको पता है कि किसका कान मरोड़ने पे काम होगा, किसको जी हजूरी करने से काम होगा। तो हमें भी वो सीखना पड़ेगा।
उमाकांत जी सुपर स्टिकर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Vikram Mohan Lal, 8 years down in the gutter. Megalomaniac Modi, Muslim Brotherhood, and all Islamic nations are bulldozing India. Please read Media Crooks plots. Blogspot. अच्छा, मीडिया क्रूक्स इज फाइन, आई थिंक। मीडिया क्रूक्स को तो इन लोगों ने दबा दिया था, लेकिन अच्छा, लेकिन तो आपको बहुत पता बढ़िया। था, हाँ, जब जब मोदी जी सत्ता में आए तो उस समय मीडिया ग्रुप इनके सबसे बड़े डिफेंडर थे। मेरा अप्रोच ये था कि आप जब एक बार सत्ता में आ गए तो मैं आपका सबसे बड़ा क्रिटिक हूँगा, सत्ता में जब तक आप नहीं है तब तक आपका समर्थन करूंगा, जो भी करना होगा प्रचार किया जाएगा हर दृष्टि से, हर स्तर पे। तो मैं बनारस भी गया, मैं बलिया भी गया, गाजीपुर में भी गया, क्योंकि हमारे सारे मित्र लोग चुनाव लड़ रहे थे और लोग चुनाव जीते भी उस समय। तो मैं हर जगह घूमा उस समय, सब कुछ किया मैंने। लेकिन मेरा ये भी था कि जैसे ही ये सत्ता में आएंगे, इसके बाद से मैं इनका सबसे भयंकर क्रिटिक हूँ। तो उसमें मैंने बहुत क्रिटिसिज्म किया, उसमें कई बार मेरी बहस हुई इनसे, और मीडिया क्रूक्स ने मुझे एक बार ब्लॉक कर दिया, क्योंकि ये स्वीकार नहीं करना चाहते थे। कहते नहीं आपको नहीं, आप ये गलत, आप क्रिटिसाइज गलत कर रहे हैं, ये करते थे। फिर बाद में इन्होंने अपना स्टैंड चेंज किया और इस समय सबसे बड़े क्रिटिक हो गए हैं नरेंद्र मोदी। तो लेकिन उस समय इनका ये था कि होता है कभी कभार, और उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया था। मैं इनको बड़ा जब फॉलो करता था, इनके लिंक, जैसे कि आप सारे लोगों के लिंक मैं हर जगह भेजता हूँ, वो भेजता था। उसके कारण मेरे कई मित्र जो है मीडिया ग्रुप्स के बहुत बड़े फैन हो गए थे। वो रवि नार जो है वो तो और बड़ा बढ़िया लिखते थे। और विशेष रूप से जो मीडिया में ये जितने राजदीप सरदेसाई टाइप के लोग थे, जिनको हम लोग तो पहले भी डिस्क्रेडिट ही मान के चलते थे, लेकिन जिस तरीके से विश्लेषण करके डिस्क्रेडिट करते थे रविनाथ, बड़ा सुंदर था। और उसमें एक मीडिया क्रूक्स में वो अपना एक लिस्ट भी निकालते थे कि कौन उसमें सबसे खराब है। उसमें इन्होंने इन सबों का नाम लिया, इसकी वाइफ और राजदीप और बरखा दत्त वगैरह का नाम लेते रहते थे। वो एक इनाम भी डिक्लेयर करते थे। लेकिन देखिए, अब सबसे बड़े क्रिटिक हैं वो इस समय, और विशेष रूप से वही हिंदू इशू पे ही सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म इनका आता है। तो बड़ा बढ़िया आपने रिमाइंड कराया विक्रम जी। मुझे लगता है कि हम सब लोग मीडिया ग्रुप ब्लॉग स्पॉट को हम लोग फिर से, मैं तो दोबारा फॉलो करूंगा। आई होप आई एम नॉट एनी मोर ब्लॉक्ड बाय हिम। जी। शक्तिमान चैनल सर, इतना गुस्सा आ रहा है 2024 में उखाड़ फेंको। नहीं, ये अभी जो डी सिंह ने बोला ना, उस पर ध्यान दीजिए। गुस्से में डिसीजन लिया जाता है, वो गलत होता है। जय ठक्कर, पीसफुल्स को इकोनॉमिकली बॉयकॉट करें, एक पिन भी इनसे ना लें। हाई टाइम ऑल्टरनेट हिंदू पॉलिटिकल पार्टी, टिल देन नोटा। मैं अभी तो बोल रहे थे, आप बता नीरज जी, आप बोले, आप बताएं। नहीं, बस मैं तो वही कहूंगा कि जो मुझे लग रहा है, फिर मैं बार बार डी सिंह का ही नाम ले रहा हूं, उन्होंने अच्छी बात बोली कि स्ट्रेटेजिकली सोचें। जहां पर जो स्ट्रेटेजी काम करती है, जो आपने भी बोला, उस पे उसको यूटिलाइज करें, ताकि हम काम निकलवा सकें अपना। और हम तो धर्म के लिए, देश के लिए बात करते हैं। हम कोई गैर कानूनी काम नहीं करवाना चाहते, हम कोई अपना पर्सनल काम भी नहीं करवाना चाहते। अच्छा, एक और बात मेरे दिमाग में आई कि जैसे कि हमारे अभी जो प्रतिनिधि हैं बीजेपी के, जहां भी हैं, उनको भी एक संदेश भेजें कि भाई हमें ये स्वीकार नहीं है जो आप लोगों ने किया है। आपके नेता ने तो, मोदी हमारे नेता अब नहीं रहे, आप अपना अलग नेतृत्व आप ढूंढिए उसको। तो ये अपने लोकल प्रतिनिधि तो कहेंगे, तब अंदर से जो है बीजेपी के अंदर से भी कुछ उस तरह के स्वर उभरने शुरू होंगे, स्वतंत्र स्वर भी आना शुरू होंगे, और अच्छे लोग उसमें भी निकलेंगे, एमर्ज करेंगे। ठीक बात है। क्योंकि ये तो स्ट्रेटेजी हमें सोचनी पड़ेगी, आउट ऑफ द बॉक्स सोचें। कैसे सोचें? लिसनर, ये मॉडर्न गांधी बन के नोबेल प्राइज के चक्कर में है। यही हमारी चिंता है अभी, कि ना करें तो अच्छा रहेगा। अगर महामूर्ख है तभी ये कल्पना कर रहे होंगे कि इनको नोबेल प्राइज मिलने वाली है। और इतने अगर पगलेट हो गए हैं तो आप तब तो बिल्कुल ही इनको हटाने की, बहुत शीघ्र ही हटाने की आवश्यकता है। बीजेपी के लोगों को भी ये सोचना शुरू कर देना चाहिए। अगर कहीं भी इनके मन में कहीं से भी अंदेशा मिलता है कि इनके दिमाग में नोबेल जीतने की कहीं कोई चाह है, तो उससे बड़ी मूर्खता तो कोई हो ही नहीं सकती। ऐसा मूर्ख नेतृत्व तो कैसे हम लेके चल सकते हैं? गोविंदा didn't budge in front of country which was elephant size, but crawled in front of country which is of the size of elephant's balls. Shame बीजेपी। हम भी इसीलिए हैरान है कि क्या किया है ये। नहीं, किसके सामने खड़े हुए हैं हमें अभी पता नहीं है,
ये कहा जा रहा है बार बार कि बड़ी कंट्री छोटी कंट्री, ये सब नहीं है, लेकिन अब समझ में आ गया है कि जो वक्तव्य देते हैं डॉक्टर जयशंकर जो है, उस वक्तव्य देने में और वस्तु स्थिति जो है उसमें थोड़ा सा अंतर है। कहीं ना कहीं वक्तव्य बहुत दिए जा रहे हैं, अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, कहीं कोई पत्रकार उठ के कोई प्रश्न पूछ देता है, उसके ऊपर कोई बड़ा स्मार्ट जवाब भी दे देते हैं, लेकिन उससे आगे कुछ क्या है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, विदेश मंत्रालय में, हमें कुछ पता नहीं है उसके बारे में। अब मुझे लग रहा है कि अभी भी वो जो पुरानी पॉलिसीज जो हैं वो फॉलो की जा रही हैं, और यही कारण है कि इस तरह से कैपिटुलेट किया है इन्होंने। ये इनको करना नहीं चाहिए था, लेकिन पहले ऐसा कैपिटुलेशन किन्हीं भी परिस्थितियों में नहीं हुआ है। चर्चा होती थी कि तेल नहीं देंगे, धमकी देते सब, ये सब जिहादी शुरू से ही धमकी देते थे कि अरे अगर आप कुछ करेंगे तो। मैंने एक टेलीविजन सीरियल बनाया था नया जमाना करके, तो उसमें एक था कि एक शेख, अरब शेख जो है, वो हैदराबाद में एक लड़की, छोटी लड़की को खरीद के उसने शादी वादी बना ली है, वो पकड़ा जाता है। तो जब उसका इंटरोगेशन होता है तो कहता है कि मैं तेल नहीं दूंगा। तो जो पुलिस इंस्पेक्टर, उसमें विजय राज बहुत बढ़िया एक्टर है, वो उसमें रोल कर रहे थे, तो उनका डायलॉग था, मैंने ही लिखा था, उन्होंने कहा कि तेल नहीं दोगे, 5000 साल की सब पुरानी हमारी सभ्यता जो है तुम्हारे तेल नहीं देने की वजह से खत्म हो जाएगी, तुम्हारे दिमाग, तुम्हें ऐसा लगता है तेल नहीं दोगे? ये डायलॉग उसमें रखा था मैंने। नया जमाना बहुत पुराना सीरियल है, 2000 2000 में आया था, मैंने प्रोड्यूस किया था, लिखा था और उसको डायरेक्ट भी किया था। और विजय राज ने बड़ा सुंदर परफॉर्मेंस दिया था। वो सीन विशेष रूप से मुझे बड़ा पसंद था कि ये बोलता है, वो शेख जो है ना, वो बोलता है कि तेल नहीं दूंगा। एक अनिरुद्ध बहुत बढ़िया एक्टर है, लेकिन बड़े भयंकर लगते हैं देखने में, तो उन्होंने वो रोल किया, तेल नहीं दूंगा। उसने कहा कि 5000 साल हमारी पुरानी सभ्यता है, तुम्हारे तेल नहीं देने से वो खत्म हो जाएगी। तो ये भावना रखें, अगर जयशंकर हैं, मोदी हैं, अमित शाह, ये लोग ये भावना रखें। मुझे लगता है कि वो एक जो पहले लेफ्टिस्ट का नैरेटिव था कि गुलामी सिर्फ अंग्रेजों की थी, तो अंग्रेजों को तो विलेन बना दो, क्योंकि उससे पहले जो मुसलमानों ने अत्याचार किए, जो उन्होंने बर्बरता की, उसके बारे में बात ना करो। तो जयशंकर जी का भी मैं वही पैरेलल देख रहा हूँ कि वेस्ट वालों को तो बड़े अच्छे से डील कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही मिडिल ईस्ट की बात आई तो खुश हो गए। बड़ा विचित्र है ये तो। ये वो तो पढ़े विद्यार्थी रहे हैं, तो यही विषय उनका रहा, सोशल साइंसेज, हमारे ख्याल से इंटरनेशनल स्टडीज वगैरह भी उन्होंने किया, जेएनयू में जो कुछ भी उन्होंने किया हो, डॉक्टरेट जो उसी के अंदर की होगी कुछ उन्होंने, वो जानने के बाद भी कैसे कर लिया उन्होंने। अभी तक हमारे ख्याल से इस देश की डिप्लोमेसी में इस तरह से कैपिटुलेशन अभी तक नहीं हुआ है, ये पहली बार ऐसा होता हुआ दिख रहा है। जी, मुझे लगता है कि आज के प्रश्न हमारे समाप्त हो गए हैं। सभी दर्शकों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी, मेरी ओर से भी बहुत बहुत आभार। फिर मिलते हैं और आशा करते हैं कि अगली बार ज्यादा अच्छी परिस्थितियों में मिलेंगे और थोड़े प्रसन्न उसमें मिलेंगे नहीं, लेकिन विषाद तो है बहुत मन में। जी, चलिए, भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय